जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजे ले रहे होंगे। तो आइए भाई, सब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं क्या, रेलवे फाउंडेशन बैच, जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 75 क्लासों के हिसाब से अपना कंप्लीट मैथ्स। ठीक है भाई, तो आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे हम परसेंटेज क्लास 3। ऑलरेडी 2 क्लासेस में करा दिया हूँ, अगर कोई भाई साहब नहीं देखें तो जाइए एयर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे, उस पे दोनों वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, उसके बाद ही क्लास 3 देखिएगा। क्योंकि हम चीज़ों को टाइप टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। पहले क्लास 1 में टाइप 1 पढ़े, फिर उसके बाद से क्लास 2 में टाइप 2 से लेकर टाइप 8 तक ये, और आज करेंगे टाइप 9 से। ठीक है भाई साहब, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम अपना एक-एक क्वेश्चन देखेंगे। जो इसमें टाइप आएगा, जो इसमें नया-नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसको सीखेंगे और एक-एक करके हम भाई साहब क्वेश्चन कराएँगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे भाई साहब वीडियो को हर जगह शेयर करिए, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे तो मज़ा नहीं आ रहा है। अगर चाह रहे हैं कि हाँ, भाई का मोटिवेशन थोड़ा ऐसे हाई रहे, चीज़ों और बढ़िया से कर पाए, तो थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है भाई? तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन से और एक-एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहले यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 9। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यानी जिससे सवाल बनता है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड जितने भी सवाल है सब करेंगे। पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं, ये होता क्या है। अगर मैं इसका बात करूं कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का मतलब क्या होता है, समझिए। हमेशा याद रखना एक चीज कि इनकम बराबर में होता क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि इनकम बराबर में होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और प्लस में होता है सेविंग, प्लस में होता है सेविंग। यानी कभी भी इनकम की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। यानी मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए में से क्या करते हैं, 600 रुपया खर्च कर दिया, तो सेविंग के रूप में कितना बचा, तो 400 रुपये बचा। तो वही तो हुआ कि 400 प्लस 600 दोनों को ऐड करें तो क्या हुआ हमारे पास, इनकम। तो आप ये सीधी सी भाषा में इसका ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो, फॉर्मूला नहीं होता बट ये समझ सकते हो कि इनकम बराबर में हमेशा होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर ये निकालना है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, इनकम में से सेविंग को घटा देंगे। और अगर मान लीजिए सेविंग निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। बस सिंपल सी चीजें होती है, बहुत आसान से है, एकदम इजी वे में। आप बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, बाकी और इसमें कुछ होता नहीं है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाइए तो समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास इनकम कितना है, यहाँ पे मान लीजिए इनकम हमारे पास 1000 रुपए है। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक्सपेंस कर देता हूँ, मैं 400 रुपये खर्च कर देता हूँ। तो सेविंग कितना बचेगा, तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आएगा, तो सेविंग हो जाएगा 600 रुपये। अब एग्जामिनर ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो है ना इनकम अपने से कितना 10% बढ़ जा रहा है, तो इनकम अगर मान लीजिए हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का 10% 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और जो हमारा सेविंग एक्सपेंडिचर है ये भी 20% बढ़ जा रहा है। यानी भाई साहब जब इनकम बढ़ रहा है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, तो 20% से ये बढ़ रहा है। तो 20% से बढ़ रहा है तो 400 का 10% 40 होता है, 20% 80 होता है, तो इसमें 80 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 480। अब ये पूछेगा कि हमें ये बताइए सेविंग में क्या चेंज देखने को मिला, कि सेविंग में कितना परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ, ये पूछता है एग्जामिनर हमसे। तो कितना हुआ, तो देखिए सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, यानी 1100 में 480 घटाना है, तो 480 में 20 ऐड कर दोगे 500 हो जाएगा, यानी 620 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हुआ, 620। पहले कितना था भाई साहब, 600, अब कितना हो रहा है, 620। तो कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 20 बढ़ रहा है, कितने पे, 600 पे। इंटू में 100% पे कितना बढ़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी ये कर सकते हो कि 6 6 3 18 2/6 हो जाएगा, जिसको कर सकते हो 3 से 1/3% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, किसमें भाई साहब, तो सेविंग में। तो इतना ये बोल सकते हो कि जब इनकम 10% बढ़ रहा है, फिर हमारा एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है, तो ओवरऑल सेविंग में कितना परसेंट की बढ़ोतरी है, तो 3 से 1%, 3 से 1/3% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी से रिलेटेड सवाल पूछता है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं पूछता है, नॉर्मल से सवाल पूछता है, एक एक करके हम अपना सवाल करेंगे और प्यार से अपना आंसर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है भाई, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपए है और उसकी मासिक खर्च 9,000 रुपए है। वह मासिक मासिक के रूप में अपनी आय का लगभग कितना प्रतिशत बचाता है। कुछ पैसे कमाता है, खर्च कर देता है, तो जो बचता है वो आय का कितना परसेंट, यही तो है, नॉर्मल सा सवाल है, बना लोगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इनकम कितना है, तो इनकम लिख लेंगे, और इनकम हमारे पास है 13,500। ठीक है, एक्सपेंस कितना कर दे रहे हैं भाई साहब, तो 9,000 खर्च कर दे रहे हैं। अब कहाँ खर्च कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, ये खुद बताएंगे। अगर सेविंग का देखूं तो सेविंग कितना हुआ, एक्सपेंड इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 13,500 में से हम 9,000 घटाएंगे तो 45 रुपए हमारे पास सेविंग हुआ। ठीक है, तो सेविंग हुआ, बट हमें ये तो पूछा नहीं है। पूछा क्या है, तो देखिए अब क्या पूछा है, दिखाता हूं मैं। फिर कह रहे हैं क्या,
वह मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचाता है। यानी अपने आय का बात करें, इनकम का बात करते हैं, इनकम हमारा बेस हो जाएगा, यानी आय का कितना परसेंट बचाता है। तो उसका आय कितना था भाई साहब, थोड़ा बताना। तो उसका आय हमारे पास देखिए 13,500 था, तो ये हमारा बेस हो जाएगा 13,500। और कितना यहाँ का बचा रहा है 4500, और इंटू में हम इसी का 100% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना परसेंट बचाता है। अब कट कर दीजिए, देखिए कितना प्यार से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ से इसको काटते हैं, 9 से 15 से काट दीजिए, 15 थे 45 डबल जीरो, 15 से 9 बार में, फिर इसको 3 से काटिएगा तो 100 और बट्टे में 3 होता है। तो 100/3% का वैल्यू क्या होता है, 33.33% बोल सकते हो। यानी 33 से 1/3% होता है, वही होता है 33.33 का है। तो ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कुछ था, नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। बस इसमें ये पूछ दिया था कि वो जो इनकम का जो बच रहा है सेविंग, तो इनकम का कितना परसेंट बच रहा है, तो यही निकाले 33.33%। अब बोलोगे भैया आप नए क्वेश्चन करा रहे हो, पुराने पुराने क्वेश्चन करा रहे हो। देखना भाई साहब कहाँ के क्वेश्चन है ये, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया है, जो 2024 का क्वेश्चन है। तो मैं जो चीजें करा रहा हूँ सारा अपडेटेड कराऊंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि भैया आप एएलपी का करा दीजिए, टेक्नीशियन का करा दीजिए। भाई साहब रेलवे फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, उसमें हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा। जितने भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराती है, हर एक एग्जाम कवर होगा किससे, तो रेलवे फाउंडेशन बैच से। तो बस आपको ये करना है कि आराम से पढ़ना है इस चीज़ों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चिंत होकर मेरे ऊपर 75 क्लासेस दे दीजिए और 75 क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से देखिए भाई साहब, अगर मैथ्स में कहीं से भी कुछ भी पूछे, अगर आप फुल मार्क्स नहीं लेकर आए तो फिर बताना कि भैया ने जो बोला था वो गलत बोला था। तो अपने भाई पे विश्वास करिए और प्यार से पढ़ते रहिए, देखिए फुल में फुल मार्क्स जरूर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा रमन की आय 44,000 है, वो अपनी आय का 18.5% बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत होगी। यानी ये बोल रहा है कि रमन इनकम इतना है, ही सेव्स 80.5% ऑफ हिज इनकम। यानी जितना इनकम है उसका 18.5% सेव कर रहा है। इनके देखो, इफ हिज इनकम इंक्रीज 17%, यानी उसकी आय 17% बढ़ती है, तो बोला एंड हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 40%, एक्सपेंस यानी खर्च भी 40% बढ़ रहा है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन हिज सेविंग। यानी भाई साहब उसके जो सेविंग में कितना चेंज है ये बताना है। नॉर्मल सा सवाल है, बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेटिव है, प्यार से समझोगे तो बना दोगे। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मेरा सबसे अलग से होता है सब किसी से। मैं यहाँ पर वैल्यू लेकर नहीं बनाऊंगा, मैं 100 मान के बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इनकम जो था वो 100 था, समझना, इनकम 100 था। यहाँ पे आएगा क्या, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आएगा हमारे पास सेविंग। तो 100 का 18.5% ये सेविंग कर रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा है कि अपने इनकम का 18.5% क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो सेविंग कितना कर रहे हैं, 18.5। तो सेविंग 18.5 करेंगे तो खर्च कितना करेंगे, तो 100 में से 18.5 घटाओगे तो होता है 81.5, यानी 81.5 को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में इन्होंने ये बोला था, यदि उसकी आय 17% की वृद्धि होती है। पहले कितना था, 100 था, अब वृद्धि होकर 17% वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 117। बात खत्म। फिर बोलते हैं उसके एक्सपेंस में भी 40% की वृद्धि होती है, यानी खर्च में भी 40% की वृद्धि होती है। खर्च पहले कितना था, 81.5, अब इसमें 40% वृद्धि करना है, तो 81.5 है। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो पहले 5 था, 2 बढ़ के कितना हो गया, 7 बस। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर 5 से इसको काटूं तो 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 3 15, यानी 16.3। तो 7 3 21 के एक हाथ में 2, 7 6 42 और 2 44, हाथ में 4, 7 और 4 11, यानी ये बोल सकते हो कि 114.1 हमारे पास कितना होगा, एक्सपेंस बढ़ने के बाद। तो हो गया कितना, 114.1। अब इसमें से घटाना है हमके, तो घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो देखो यहाँ से एक पॉइंट लेके जीरो ले लेंगे ताकि घटाने में आसान होगा। तो ये देखो उसमें 7, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 9 हमारे पास। फिर ये हो गया 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। यानी ये बोल सकते हो 0 0 के यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं क्या। यानी आप ये बोल सकते हो कि 114 में से क्या करेंगे हम भाई साहब, 114 में 0.9 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 2.9 हो जाएगा हमारे पास। तो बचे कितना, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो 2.9 हो गया, तो हमारे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास सेविंग कितना हो गया, 2.9। अब पूछा है कि उसमें बचत में चेंज क्या हुआ, तो पहले कितना था 18.5, अब हो गया 2.9। कितने का भाई सब चेंज देखने को मिला, तो घटा दो इसमें से 2.9। तो 15 में से 9 गया 6, फिर पॉइंट 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे यानी 15.6 का चेंज देखने को मिला। हमारे पास चेंज देखने को कितना मिला, तो 15.6। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें 15.6 का चेंज देखने को मिला। ठीक है, बट ये तो पूछा नहीं है क्योंकि इसने वैल्यू में दे रखा है। यानी आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने जो दिया है भाई साहब, ये 44,000 रुपये किसका मान है, यानी ये बोल सकते हो कि जो 44,000 है, जो अपने आप का कितना परसेंट का मान है, 100% का मान है, यानी उसका इनकम का मान है। हमें 15.6 का मान निकालना है कि उसका सेविंग में कितना परसेंट का चेंज हुआ है। यही देखो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं देखोगे तो ये डायरेक्ट क्या होगा, 3 जीरो से हमारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा।
इसको मैं एक लाइन में भी बताऊंगा कि एक लाइन में अगर एग्जाम में रहते तो कैसे सॉल्व करते। बस पहले इसका बेसिक समझिए, फिर एग्जाम वाली अप्रोच भी बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। इसको गुणा करना है। अब देखिए 44 को मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 4 और 11 में तोड़ लो, पहले 11 से कर लो। तो ये होता है 6 चौका 24, हाथ में 2, 15 चौका 60 और 2 कितना होता है 62 और 11 सब कर लो। तो 4 4 और 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 6 2 8 और 6, यानी 68 64 से क्या होगी भाई साहब, कमी होगी। यानी कहीं ना कहीं देखो पहले 18.5 था तो 2.9 यानी कमी हो रही थी, तो 68 64 की कमी होगी। 68 64 कमी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल में क्या था, तो कैलकुलेशन था अच्छा खासा। मैं चाहता तो पहले ही क्वेश्चन इजी इजी रख लेता, लेकिन इसलिए नहीं रखा कि आपको मैं अच्छे क्वेश्चन पहले करा दूंगा तो इजी वाले तो इजी में कर लोगे, क्योंकि होमवर्क आपको दूंगा ही, बुक आपके पास है ही है भाई सब, रेलवे गणित, वहां से आप मंगाओगे बुक को, और वहां से क्या करोगे, जितने सारे मैं होमवर्क दूंगा वो कर पाओगे। लेकिन अगर मैं इजी कर लूंगा और ये छोड़ दूंगा तो फिर आप बोलोगे यार भैया इजी इजी करा देते हैं और जो थोड़ा टफ होता है उसको नहीं कराते। इसलिए मैं सोचता हूँ जो थोड़ा लगे कि आप जिसमें फंसोगे वो क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, बाकी इजी वाला आपको दे देता हूँ। अब देखो अगर इसको बनाना हो सेकंडों में तो कैसे बनाओगे, समझना, एकदम प्यार से समझना कि कितना प्यार से है चीजों को मैं समझाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये सारा चीजें मिटाओ, जितना है हर एक चीज मिटाओ, हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ये सारा चीजें जितना है मतलब इतना, चलो ये तो इतना बना लिए, ठीक है, यहाँ पर 2.9 अगर इतना तक कर लिए तो कैसे करना, हमें कैलकुलेशन बचाने के लिए पहले इतना मालूम है हमें कि भाई साहब क्या है, मैं 100 माना था क्या इनकम, और यहाँ पे पैसा में कितना दिया था 44,000। तो आप ये बोल सकते हो कि 44,000 है ना, जो अपने आप का 100 का मान है, और हमें कुछ यहाँ का मान होगा, कुछ आएगा हमारा जो भी चेंज होकर आएगा, कुछ भी आया यानी एक्स आएगा, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि क्या आएगा। लेकिन इतना मालूम है कि 44,000 क्या है, जो 100 का मान 44,000 है, तो हमें कुछ का मान निकालना है। तो इतना तो फिक्स है कि नीचे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो अपने आप को खा जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा ये 44, इसमें कहीं ना कहीं 44 बचेगा हमारे पास। और 44 में आता क्या है भाई साहब, आपको मालूम है, तो 4 और 11, 4 और 11 आता है, यानी ये बोल सकते हो कि 4 और 11 का मल्टीपल देख सकते हो। अब 4 का मल्टीपल आप देखोगे तो 4 का मल्टीपल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। आपको लगता है कि 62 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं, खत्म। 64 कटता है, हो सकता है। 60 कटता है, हो सकता है। 59 कटता है, नहीं हो सकता है, खत्म। यानी मैंने 4 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चे हमारे पास 11, 11 से देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ऑड और इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 11 है तो 11 से कटेगा। तो आइए भाई साहब 11 का भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, और ये देखिए 6 6 12 और 8 4 12, यानी 12 और 12 घटाएंगे तो 0 आता है, यानी 11 से कटेगा। तो ऑप्शन बी हमारा भाई साहब हो सकता है। ठीक है, आप सी भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 6 12, 12 में से 8 घटाओगे 4, तो 4 11 से नहीं कटता है, तो सी खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ये है सवाल। आप कितना भी कुछ भी यहाँ पे तामझाम इतना सारा करना है, कुछ करना ही नहीं था। मेरे को मालूम था कि जो 44,000 है अपने आप का 100 का मान है, तो 100 तो नीचे नीचे पूर्ण रूप से काट देगा, 44,000 में से दो जीरो बचेगा 440, और 440 में यानी 44 आता है, 44 11 और 4 का मल्टीपल होता है, तो मैं मल्टीपल से बना लूंगा। इतना लंबा चौड़ा मैं कहानी लिखने नहीं जाऊंगा और ये सारी चीजें नहीं बनाऊंगा। तो ये चीजें कब आएगी आपको, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। ये नहीं कि बोलोगे भैया आप तो ऐसे ही बना दे, क्योंकि भाई साहब मैं इतना सारी चीजें कर चुका हूँ, इतना सारे क्वेश्चन लगा दिया हूँ कि मैं वाकई बताऊं ना, तो मैं क्वेश्चन देख के नहीं आया था कि ये क्वेश्चन ऐसे बनूंगा। जब मैं बना रहा था उसी पीरियड में मेरे को दिमाग में आया कि मैं तो ऐसे ही बना सकता हूँ। समझ रहे हो, तो ये होता है कि अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सा टाइप लगेगा, कौन सा तरीका लगेगा, वैसे आप चीजों को कर पाओगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह अपने वाहन पर 813 रुपए और किराए पर 2508 रुपए खर्च करता है और शेष 687 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी महीने का वेतन बताना है। बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला लाइन में ये इन्होंने ये बोला है कि एक आदमी मासिक वेतन का 76% क्या करता है भाई साहब, घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, वो 76% जितना भाई कमाता है, मान लीजिए 1000 रुपए कमाता है, जिसमें से 760 रुपए वो घर के किराए ही दे देता है, और जो बाकी बचता है यानी जो परसेंटेज बचता है उसको अलग अलग पैसे में खर्च करता है। नॉर्मल सा सवाल है। अगर मान लो मैं उसका मासिक वेतन एक्स मानता हूँ, एक्स एक्स मानता हूँ, जिसमें से मान लीजिए 100 था, जिसमें से वो क्या करता है भाई साहब, अपने 76% खर्च कर देता है। डायरेक्ट क्या करते हैं भाई साहब, 76% खर्च कर देते हैं। तो उनके पास बचेगा कितना, ध्यान रखना, अगर 76% खर्च करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 100 में यानी बचेगा 24%। यानी 100 खर्च 76 खर्च कर दिए 100 में से, तो बचेगा 24%। अब इसी 24% में देखिए वो क्या क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं पैसे में। मान लीजिए 813 खर्च किए, यहाँ पे 2508 किए, यहाँ पे 687, सारे ऐड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 813, उसके बाद से आ जाएगा 2508, ये 2508, और उसके बाद से क्या करेंगे 687। आप ये बोल सो 8 7 15 और 3 18, हाथ में 1,
और देखो 8 और 1 9 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 और 18, 19 और 1 20 के 0 हाथ में कितना 2 और 2 4, यानी 4008 बचाते हैं। यानी पैसे में देखूँ तो टोटल कितना खर्च किए, तो आप ये बोल सकते हो कि 76% खर्च कर दिए। जो बचता है 24% उसी का तो मान इन्होंने दे रखा है कितना 4008 रुपए। बस ये है कि ये परसेंटेज में था और यहाँ पे पैसे में बचता है 4008 रुपए और यहाँ पे परसेंटेज में कितना बचाता है 24%, जिसको x के 24/100 में लिख दिया। बस नॉर्मल सा सवाल है, आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। इसलिए इतना लंबा चौड़ा दिया है लेकिन कोई उतना सवाल में कुछ दम था नहीं। अगर यहाँ पर देखिए तो इसको काटिए, अगर मैं इसको 24 से काटूँ तो काटिए, 24 से कम कितना होता है 24, उसके बाद से यहाँ पर देखिए 160, तो 24 पचे 120, 24 छके 144 होता है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 16 168, तो 24 सत्ते होता है 168। यानी ये पहाड़ा आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, 24 का बहुत ईजी होता है, ईजी में कर लोगे, आपको पहाड़ा इतना तो आना चाहिए। तो एक्स का मान डायरेक्ट आएगा 16 7 और उसके बाद से डबल जीरो, तो आप ये बोल सकते हो 16700 होगा और 16700 का है तो ऑप्शन नंबर है। बस बहुत ईजी सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था। इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया आप आरआरबी जेई का क्वेश्चन नहीं करा, तो देखना कहाँ का पूछा हुआ है, देखना यह है कि नहीं, आरआरबी जेई 17/12/2024 हाल फिलहाल पिछले वाला ये तो क्वेश्चन साल वाला क्वेश्चन है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का कवर कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, और उसके बाद से यहाँ पे देखो एएलपी, यहाँ पे ये भी क्या था हमारे पास एएलपी का था, तो है कि नहीं, यहाँ पे एनटीपीसी आ गया, यहाँ पे भाई साहब वो आ गया अपना जेई आ गया, तो हर एक एग्जाम का कवर करेगा भाई। फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है कि हर एक एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर बचा हुआ हिस्सा भोजन पे खर्च करता है। यदि ये कह रहा है यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपए खर्च करता है तो उसका घर का किराया कितना होगा। ये अच्छा सवाल है, आराम से बेसिक से कर लेंगे चीजों को, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। कह रहा सुरेश अपनी आय का 30% क्या कर रहा है पेट्रोल पर खर्च करता है। मानते हैं उसका यहाँ पर कितना था 100 था। अब इसका ये कह रहा है क्या, मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ बनाता हूँ, बहुत ईजी है, इतना कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट। इसमें जो पेट्रोल है तो जिस पे 30% खर्च करता है यानी 30x खर्च कर देता है। अब बोला है शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर करता है, यानी शेष आय का शेष कितना बचा 100 में से 1 बच गया, यानी बचेगा 70x। इसका 1/4 हिस्सा क्या करता है घर के किराए पर खर्च करता है। यानी उसको अगर घर की बात करूं यानी हाउस पे कितना खर्च करता है, तो 70 का 1/4 यानी 70 का 1/4 कितना होता है, तो ये होता है 35/2, यानी ये बोल सकते हो कि 17.5, यानी 17.5x घर के किराए पे वो खर्च करता है। बस 17.5x, और बाकी का हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो वहां पे ये देखा था। देखो अगर आप भी क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर ये बोलता है क्या, और बचा हुआ भोजन पे खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपए खर्च करता है, यहाँ पे पैसे में दिया है 300 रुपए खर्च करता है, और यहाँ पर देखिए 30x दिया है, यानी ये बोल सकते हो 30x का वैल्यू 300 है, तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च होगा, यानी कहीं ना कहीं 17.5x का मान पूछा है। बस यानी ये 30x का मान इन्होंने दे दिया है 300 रुपए और 17.5x का मान पूछा है, इसलिए हमें बाकी क्या पूछा है हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूछा है कि उसका घर के किराए पर कितना खर्च हुआ है, यानी उसका घर के किराए का निकालना था, तो हम प्यार से निकाल लेंगे। आइए अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो 300 है कितने का मान है, अपने आप का क्या 30x का मान है, और हमें निकालना कितना था तो 117.5x। बस अब यहाँ पर देखो प्यार से क्या होगा, x को खा जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, और देखिए एक यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 175 का 3 गुना करो, 3 गुना क्यों करोगे, क्योंकि 3 3 तो खाई जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 175, और यही आंसर हो जाएगा 175 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस बात खत्म। तो देखा कितना प्यार प्यार से मैं बना दिया। मैं तेज बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 वीडियो से लगातार कमेंट आ रहा है कि भैया आप स्लो बोला करो, स्लो बोला करो, स्लो। क्योंकि आप जब तेज बोलने लगते हो तो हमें लगता है कि 2x में पढ़ रहे हो तो 4x वाली फीलिंग आने लगती है। इसलिए मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे-धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हमारे भैया जी बैठे थे, आदित्य रंजन भैया जी कह रहे थे कि तुम बहुत तेज बोलता है, धीरे बोलने को सीख। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उनकी आज्ञाओं को पालन करें। क्या पता हमें लगता है कि सही वाक़ई में फ्लो में ज़्यादा तेज बोल देता हूँ क्या? और मतलब बहुत चीज़ें रहते हैं तो ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसे चीज़ें करना है या सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखो अब आरआरबी टेक्नीशियन। भाई साहब 4 क्वेश्चन में 4 एग्जाम कवर हो गए। ठीक है, पहला एएलपी था, दूसरा एनटीपीसी था, तीसरा जेईई था, चौथा टेक्नीशियन आ गया। बताओ, अब बोलोगे नहीं भैया आप तो नहीं कराते हो टेक्नीशियन का। भाई साहब सारे में यही पूछता ही है, प्रीवियस ईयर ही पूछता है, अलग से थोड़ी पूछता है भाई, क्योंकि रेलवे का एग्जाम कौन कराता है, टीसीएस, और टीसीएस भाई साहब वही पूछ देगा जो अलग अलग प्रीवियस ईयर से उठाएगा रेलवे के एग्जाम से ही। तो आपको डरना नहीं है, आपको पढ़ना है, हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा, अपने भाई के ऊपर विश्वास करिए, कोई इशू नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन
के लिए, 15% चिकित्सा के व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। ठीक है, यदि वह हर महीने 42,000 रुपये की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन क्या करे? ये बहुत लल्लू सा सवाल होता है, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें रिमेनिंग की बात ही नहीं बोला है। रिमेनिंग अगर बोलता है ना तो फिर उसको हम ऐसे करके बनाते हैं। इसमें मानते हैं कि क्या है, 100 रुपये का व्यय का यानी खर्च करने का योजना बनाता है। उसमें ये करता है कि 30% घर के किराए पे करता है और 25% यहाँ पे करता है। मान लो हम टोटल 100% कमाते हैं, जिसमें से पहले 30% क्या किया हम, घर के किराए पे वेतन 30% घर के किराए पे और 25% भोजन पे। टोटल कितना हुआ? 55। फिर हम 15% चिकित्सा पे कर दिए, तो हमारे पास कितना हुआ? 70। फिर हम 16% क्या किया? व्यय पे खर्च कर दिए, यानी 70 और 16 86, 100% था, 86 खर्च किए, बचेगा कितना? 14%। और यहाँ पे पैसे में कितना बचा रहा है? 42,000। तो आप ये बोल सकते हो जो 42,000 है कितने का मान है? तो 14% का मान है। और हमें टोटल का निकालना है कि हर महीने कितना होगा, तो 100% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट खत्म, 14 से काटोगे 3 का, यहाँ पर 3 पर 3 जीरो ऑलरेडी है और 2 जीरो ऑटो बैठा दो, बस देखो 3 पे 5 जीरो का है तो 3 पे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बताओ ये सवाल था? सवाल के नाम पे कलम था, बहुत ईजी था। इसमें ये बोला था, मान लो हमारे पास 100% था, ठीक है, मानता हूं मैं बेसिक से बनाया था, बाकी ये था 100% था, जिसपे वो कह रहा था क्या हमारे पास 100% है, ये समझ लो पैसा। उसमें ये कह रहा है कि 30% और उसके बाद से क्या हो रहा है, फिर प्लस में 25%, फिर उसके बाद से प्लस में 15%, फिर प्लस में हमारे पास 16%। तो ओवरऑल देखूं तो मैं कितना 86% खर्च कर दिया। तो 100 में से 86 खर्च कर दूंगा तो बचेगा कितना? 14%। और यही 14% का मान 42,000 है, 100% का मान निकाल दिया, बस बात खत्म। तो इस सब में कलम उठाने की जरूरत है नहीं, बहुत ईजी सवाल होता है। देखो ये भी एनटीपीसी का सवाल पूछा है, ग्रेजुएट लेवल का। देखा, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने में देता है और शेष वेतन का 20% खर्च करता है और 602 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? बहुत ईजी सवाल है। मान लीजिए उसका मासिक वेतन में एक्स मानता हूँ, जिसमें से क्या करता है, 100 था तो 30% दे देता है, तो बच्चा कितना? 70। यानी कहीं ना कहीं 30% ऋण चुकाता है, यानी भाई साहब कहीं से कर्ज लिया है उसको देता है। फिर कह रहा शेष वेतन, यहाँ पर शेष बोल दिया तब ऐसे बनाते हैं, शेष वेतन का 20% क्या करता है, शेष वेतन का 20% खर्च करता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर ये बचा 100 था, 20% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 80। और पैसे में कितना बचाता है? तो 602 रुपये बचाता है, तो ये 602 रुपये बस। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा एक्स का मान बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो कट जाएगा, 7 8 56 और यहाँ पर आ जाएगा 4 7 6 42। अब 8 इसको काटेगा, देखो अगर मान लो इसको 4 से काटूंगा 2 बार में, 4 से काटूंगा 25 बार में, 2 से इसको काट लूंगा 43 बार में, तो 25 इंटू 43, तो 25 3 75 का 5 हाथ में 7, 25 चूका 100 और 7 कितना होता है? 107, यानी 1075 होगा। और 1075 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, बस। तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, प्यार से हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 10, जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन एलिगेशन, यानी एलिगेशन से रिलेटेड सवाल बनाना है। एलिगेशन में क्या होता है? बहुत ईजी होता है। देखो इसमें होता है कि क्या होता है कि दो चीजें होता है, उसको मिला के एक चीज बनाया जाता है। समझ रहे हो? दो चीजें मिला के एक चीज मिलाया जाता है, तो इसमें पूछता है कि भाई इनका रेशियो क्या होगा, इनका अलग अलग मान निकालना होता है। बहुत आसान होता है, प्यार से बना लोगे इसको। हम कई तरीके से एक एक सवाल को हम करेंगे। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। कह रहा अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी? अगर इसका मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊं तो देखो, कभी भी अगर मान लीजिए हमें परसेंटेज में अगर हम एलिगेशन लगाना होता है ना, तो कैसे लगाते हैं? सबसे पहले दो तीन चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें क्या रखना है? इनकम, यानी इनकम में कितना की सबसे बढ़ोतरी और घटोतरी कितनी रखना है, कि इनकम में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, कितना घटोतरी हो रहा है बीच में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे होगा एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस में कितना की बढ़ोतरी हो रहा है या घटोतरी हो रहा है। ये नहीं देखना है कि हमें इतना था, ये नहीं कि इनकम में इतना परसेंट बढ़ा या इनकम में इतना परसेंट घटा, ये वाली मान रखना है। यानी एक्सपेंस में इतना परसेंट बढ़ा या इतना परसेंट घटा, वो वाली मान रखना है। और यहाँ पे होता है हमारे पास सेविंग, कि सेविंग में कितना बढ़ा, सेविंग में घटा। तो एट द एंड में ये सारा और ये रिजल्ट, ये दोनों ऐसे ऐसे बनता है, तो हमारे पास इनका रेशियो आता है किसका? तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का ओरिजिनल मान का रेशियो ऐसे बनता है। तो ये फॉर्मेट याद रखना कि परसेंटेज में कभी भी बात करें तो हम कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनकम हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा और ये हमारे पास सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इसी पे बनता है। और उसका कौन सा मान लेते हैं? तो बढ़ा हुआ और घटा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं और ऐसे टाइप बताऊंगा जो आपको इससे बेटर समझ में आएगा। तो आप देख लेना कि कौन से एग्जाम में आपको चूज करना है, वो आपके ऊपर रहेगा। मैं सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलूंगा। आइए, अगर मैं पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ता हूं तो बोलता क्या है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब भी आय का बात बोले तो बीच में होता है इनकम। पहला लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे होगा एक्सपेंडिचर और यहाँ पे होगा सेविंग।
अब यहाँ पे क्या है, देखो हमेशा क्या हो रहा है, 75% खर्च करता है, सिर्फ खर्च करता है। हमें क्या लिखना है, जो बढ़ा और घटा हुआ मान बोले वो लिखना है। यदि उसने आय को 20% बढ़ाई बोला है, तो अब यहाँ पे 20% लिख देंगे बस। यानी वो 20% क्या रहा है, अपने आय का बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20%। फिर आगे देखिए, और उसने अपने खर्चों में 10% की बढ़ोतरी की। देखो यहाँ पे बढ़ोतरी की बात बोला है। अगर ऐसे नॉर्मल बोलता है कि अपने खर्चे 10% की होता तो नहीं करते, लेकिन ये बोलता है कि बढ़ाई या घटाई तो लिखते हैं। तो 10% बढ़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताना है क्या कि उसकी बचत में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई, वो हमें निकालना है। तो हमें बचत नहीं मालूम है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक्स मान लेंगे, बात खत्म। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे इनकम और सेविंग का रेशियो आएगा। तो समझना, यहाँ पे पहला लाइन क्या था, 75% खर्च करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास 100% पैसा था, जिसमें से क्या था वो 75 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 25, बात खत्म। तभी तो क्या, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, ये सेविंग का रेशियो होगा, क्योंकि ये सेविंग है। तो क्या किया, 75 खर्च किया तो 25 बचाएगा, क्योंकि 100 होता है अपने आप में, कोई चीज 100 होता है, जिसमें से 75% खर्च किया तो 25 बचाया। इसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं। देखिए, इसका अगर रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, और इसका रेशियो, तो ये हो जाएगा 3:1। बनाने का तरीका देखो, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 10 और 3 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा, फिर प्लस, फिर इन दोनों को आपस में गुणा, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स। फिर उसके बाद से क्या होता है, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो कितना होगा, 3 और 1 4। फिर बराबर में क्या आ जाएगा, बीच वाला मान, यानी यहाँ पर ये बीच वाला मान 20 होगा। समझ में आया कैसे कैसे लिखा, एक बार और समझो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले क्या बताया था, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर से गुणा करना है, यानी 10 को 3 से गुणा करना है, ठीक है भाई। उसके बाद सेविंग को सेविंग से गुणा करना है, यानी एक्स को 1 में गुणा किया तो एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं, यानी 3 और 1 4 होता है, और ये इनकम होता है, उसको बीच में बराबर में लिख देते हैं, बस बात खत्म। ये पहला टाइप था, अभी दूसरा टाइप में समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस में एक्स, ये 30 हो जाएगा, प्लस में एक्स बराबर में ये क्या होगा, 4 उधर जाएगा, गुणा होगा, तो 20 चौका 80 होगा। सीधी सी बात है, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये 80 था, 30 इधर जाएगा, घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। एक्स का मान 50 का है, तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। यही तो पूछा है कि तो कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुआ सेविंग, तो 50% की वृद्धि हुई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए दूसरा टाइप समझते हैं कि दूसरा टाइप इसको दूसरे मेथड से कैसे समझते हैं। ये पहला टाइप था, यानी पहला मेथड बोल सकते हो कि पहला मेथड है ये। अब दूसरा मेथड से इसको मैं कैसे बनाऊंगा वो समझना, बहुत प्यार से बन जाएगा। जो अभी हम पढ़ा रहे थे किसका, इनकम वाले पे। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, उस पे बनाते हैं। कह रहा आरबीआई अपने आप का 75% खर्च करता है, समझिए यहाँ पे उसका इनकम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या, हमारे पास एक्सपेंस हो गया, उसके बाद से सेविंग हुआ। अब 75% खर्च करता है, यानी मान लीजिए उनका इनकम 100 था, 75 खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना, 25, बात खत्म। इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं। कह रहे थे उसकी आय में 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई, यानी 100 था, 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120, बात खत्म। आगे कह रहा है, और उसने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी दी। पहले कितना था, 75, 10% के लिए क्या करते हैं, तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगाते हैं, तो 75 का 10% 7.5 होगा, यानी 75 में 7.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 82.5। अब ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग क्या आएगा, तो 120 में से 82.5 घटाएंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगा, तो पता चल जाएगा। इसमें अगर मान लो 5 ऐड कर दूं, 83, यानी 17.5 और 20, यानी 37.5 हमारे पास सेविंग आ गया। पहले कितना था, 25, अब कितना है, 37.5। तो यही तो पूछा है कि उसकी बचत में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है। तो 25 से 37.5 हो रही है, तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है देखना जरा। तो आप सीधी से बोल सकते हो कि 12.5% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने पे हो रही है, नहीं 25 पे हो रही है, इंटू में हम 100% कर देंगे। तो देखो 25 से इसको काट लो 4 बार में, और 12 का 12.5 का 4 गुना करते हो तो 50% होता है, और यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। देखा, तो एलिगेशन से भी आसान है ये। बस ये टाइप होता है कि एलिगेशन में ऐसे डाल दिया जाता है कि हम एलिगेशन को टाइप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जबरदस्ती नहीं कि हम एलिगेशन से बनाए। जो आपका कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में क्लिक हुए वही बनाना है, क्योंकि भाई साहब एग्जामिनर थोड़ी ना देखता है कि भाई साहब ये तो एलिगेशन बेस्ड था, आपने ऐसे क्यों बनाया। क्यों भाई साहब, इसमें ये थोड़ी पूछते, उसको तो मतलब है कि आप सही उत्तर लेके आओ। अब कैसे लेके आ रहे हो वो आपके ऊपर है। तो ये करने का तरीका होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, कम समय में एलिगेशन भी लगा सकते हो, आपको जहां लगे कि हाँ यहाँ पे ये नीड होता है तो कर सकते हो। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है कि हमें भाई साहब यहाँ पे ये चीजें यूज होगा, हमें यहाँ पे ये चीजें यूज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा सुधा की व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा, पहले एलिगेशन से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि व्यय में 6% की कमी होती है, यानी एक्सपेंस की बात करता है, एक्सपेंस को 6% की कमी, तो पहले क्या होगा, एक्सपेंस ऊपर होगा 6% की कमी, ठीक है। और कह रहा है बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो प्लस में हम 26% की वृद्धि कर देंगे।
ठीक है, और ये बोला है क्या कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमें नहीं मालूम है, तो उसको x मान लेते हैं, बस बात खत्म। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे ये होगा, देखिए उसकी बचत में क्या हो रहा है, क्या सुधा व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यानी ये बोल सकते हो जो उसका एक्सपेंडिचर है उसके सेविंग से 200% अधिक है। यानी सेविंग 100 है तो 200% अधिक, यानी एक्सपेंस 300 हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलते हैं कि 200% है तो 100 और 200 होता है, लेकिन अधिक बोल दिया है तो 100 में 200 ऐड हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो एक्सपेंस यहाँ पर 300 और सेविंग हमारे पास 100 होगा। इनका रेशियो भी ले सकते हैं, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3:1। बस बात खत्म। अब अभी ने मैं बताया था कि करने क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं। तो माइनस 6 और 3 में गुणा करोगे तो माइनस का 18, फिर प्लस 26 में 1 से गुणा करोगे 26, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड, 3 और 1 4, और बराबर में हमेशा ये होता है इनकम, तो x हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करेंगे, ये 4x उधर हो जाएगा। तो देखो -18 प्लस में 26 तो क्या हो जाएगा 8 बराबर में 4x, तो 4 से इसको काट दो तो x बराबर में 2 आएगा। यानी कहीं ना कहीं सेविंग हमारा जो इनकम था कितने परसेंट से बढ़ गया, 2% से, और 2% का है तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो ये होता है बनाने का तरीका कि इसको हम कैसे बनाएंगे, और इसको उस वाले मेथड से बनाता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले से भी वैसे ही बन जाएगा। आइए, ये पहला टाइप है, इसलिए मैं दो टाइप बना रहा हूँ कि आपको जो समझ में है उसी को कैप्चर करिए। जरूरी नहीं है कि जिस टाइप का हम उसी टाइप से पढ़ते जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं मैंडेटरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वो चीजें समझना है और प्यार से बनाना है। आइए, पहले मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि हमारा हो जाएगा इनकम, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हो जाएगा सेविंग। ध्यान रखना। अब इनकम की बात करें तो क्या बोला है, देखो यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है, यानी मान लो मैं ये बोलता हूँ 6% की कमी होती है, उसके व्यय में 6% की कमी होती है और उसके बचत में 26% की वृद्धि होती है। सुधा का व्यय उसकी बचत से, पहला लाइन देखो, पहला लाइन हमें पढ़ना है, उसी से समझना है कि पहला लाइन क्या बोला। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यानी उसके बचत से, उसकी बचत अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है 100 है, ठीक है, उसकी बचत 100 है तो 200% अधिक, यानी एक्सपेंस 300 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी ये बोल सकते हो कि इनकम क्या आएगा, 300 और 100 जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा इनकम। ठीक है, 400 इनकम हो गया। अब वो बोला है उसके व्यय में 6% की कमी होती है, तो करिए भाई साहब 6% की कमी। जब यहाँ पर 300 है, इसका अगर 300 का 6% कमी कर दोगे, 6% की कमी करना है, यानी कहीं ना कहीं ये 300 है, 600% की कमी कर दोगे, यानी 94% का मान निकालना है। तो 100 बटे में 6 का कमी, यानी 94% का मान। तो बस 94 का 3 गुना, ये देखो 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, यानी 282। ये आ गया हमारे पास इतना। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट लाइन फिर क्या कहता है, और बचत में 26% की वृद्धि होती है, यानी 100 है और इसमें 26% की हमें वृद्धि कराना है, तो 100 में 26% की वृद्धि कराओगे तो हो जाएगा 126। अब देखो इनकम निकालना है, कैसे निकालोगे, तो 282 और 126 दोनों को ऐड करेंगे तो इनकम आ जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 2 8, और यहाँ पे 8 और 2 10 हाथ में 1 3 और 1 4, तो ये बोल सकते हो पहले कितना था 400, अब कितना है 408। कितनी की बढ़ोतरी हो रही है भाई, 8 की बढ़ोतरी है। कितने पे हो रही है, 400 पे हो रही है। हमें निकालना क्या है 100% पे, कि 100% पर कितना होगा। बस अब इसको काटिए, डबल डबल जीरो से डबल जीरो 4 से काट दोगे, यानी 2% की बढ़ोतरी हो रही है इनकम में, और 2% की बढ़ोतरी ऑप्शन नंबर सी है। देखा, तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट है ऐसे बना लो। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं वो टाइप याद करने में महारत है कि इस टाइप को देखते ही लग जाएगा कि उसको यहाँ पे एलिगेशन लगता है, वो एलिगेशन से बना ले। तो आपके पास ऑप्शन से दोनों, जो उनसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करे उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है स्वर्णा, स्वर्णा का खर्चा उसकी बचत बचत से 125% अधिक है। यदि उसके खर्चों में 6% की कमी होती है और उसकी बचत में 26.5% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इजी बना लेंगे हम सेम वैसे ही एलिगेशन वाले से। बाकी दूसरा वाला मेथड से आप खुद बना लेना, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार दो बार बनाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आपको खुद बना लोगे तो आपके लिए प्रैक्टिस होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन में बता दिया हूँ। स्वर्ण का खर्चा उसकी बचत से इतना परसेंट दिया, यदि उसके खर्चे में 6% की कमी होती है, तो मैंने क्या बोला था कि जो बढ़ोतरी कमी होगा यहाँ पर लिखेंगे, और उसकी बचत में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, 26.5% की बढ़ोतरी। ये ध्यान रखना, कमी होता है तो माइनस लगाते हैं, बढ़ोतरी होती है तो प्लस लगाते हैं, लेकिन लिखे ना लिखे प्लस समझ में आता है कि प्लस की बात करता है। अब उसकी आय में पूछा है तो आय को मैंने x मान लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पहला लाइन देखिए, खर्चा उसकी बचत का 125% अधिक है, यानी खर्चा जो है उसके बचत का 125% अधिक, यानी बचत 100 है तो 125% अधिक, यानी 225 है। बस अब इसका रेशियो ले लो, 25 से काटोगे तो 25 9 225, 25 चौका 100। अब बनाने का तरीका क्या था, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो 9 में -6 से गुणा करोगे तो माइनस का 54, फिर प्लस 4 में और 26.5 से गुणा करोगे तो 4 5 20 के जीरो हाथ में 2, 6 चौको 24 और 2
26 हाथ में क्या हो गया, 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी ये बोल सकते हो 106 होगा, क्योंकि यहाँ के एक अंक के बाद से पॉइंट होगा तो 106 हो जाएगा। ठीक है, 106। फिर बट्टे में यहाँ पे कहा जाएगा तो इन दोनों का आपस 9 और 4 13, और बराबर में क्या हो जाएगा, x आ जाएगा बस। अब देखो ये 13x बराबर क्या कर सकते हो, 13x बराबर 106 में से 54 घटाना है, तो 106 में से 54 यानी कहने कि 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 5 गया तो 5, 52 आ गया। तो बस बात खत्म, इसको अब हम काट देंगे, यानी 13 से काट दो प्यार से तो x बराबर में 4 होगा, यानी 4% की बढ़ोतरी होगी उसकी इनकम में। तो 4 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। बस, तो नॉर्मल सा सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक सा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है, यानी भाई साहब पास करना है तो मिनिमम 50% चाहिए। आगे ये कह रहा है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी मिनिमम की बात किया कि मिनिमम हमें कितना चाहिए। तो बहुत ईजी, हम प्यार से इसको निकाल लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि न्यूनतम कैसे निकलेगा। सेम वैसे ही बनेगा जो हम लोग किस पे बना रहे थे, एलिगेशन पे। हमें भाई साहब कितना लाना है, 50% लाना है, टोटल का 50% लाना है, यानी मान लो बीच में हमारा हो जाएगा 50%, यानी इतना लाना है। जो 200 पूर्णांक वाला था उसमें कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। ठीक है भाई साहब, मान लो 200 नंबर का था जिसमें वो 40% लेके आ रहे हैं, और हमें इसका नहीं मालूम है कि इसका कितना होगा, x% है, लेकिन ये मालूम है कि कितना नंबर का है, 150 नंबर का है। बात खत्म। तो आप देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 200 नंबर हो जाएगा और ये हमारे पास 150 नंबर हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि 150 वाले नंबर एग्जाम में कितना % उसका मार्क्स आ रहा है, यही निकालना है। अभी मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, इसका रेशियो 5 का 4 गुना और 5 का 3 गुना, यानी 50 का 3 गुना 50 का 4 गुना है। अब कैसे बनाते थे हम लोग, इन दोनों को आपस में ऐड करते थे। तो 40 में 4 से गुणा करोगे तो 160, फिर प्लस 3 में 1 से गुणा करोगे तो 3x, और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 और 3 7, और बराबर में हो जाएगा 50। कुछ नहीं करना, देखना। अब ये हो जाएगा कितना, अब देखो ये इधर जाकर 7 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 160 प्लस में 3x और 7 पचे 35, यानी 350। तो 3x बराबर 350 में से 160 घट जाएगा, प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 350 में से 100 घटा दोगे कितना हो जाएगा भाई साहब, आपको मालूम है 250। 250 में आपको क्या करना है, 60 घटा देना है। तो सीधी सी बात है, 250 में जैसे 60 घटाओगे तो आ जाएगा 190। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो x से इसको करोगे तो x बराबर में हो जाएगा, ये देखो x बराबर में आ जाएगा 3 6 के 18, फिर उसके बाद से 1 10, फिर 3 3 का 9, पॉइंट 3 3 का 9, यानी 63.33 जाएगा, और 63.33 जाएगा तो हमारा कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 64% में करीब में आएगा। तो यही तो बोला है कि न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिए, यानी 64%। तो एग्जैक्ट ना आके 63 पॉइंट के समथिंग में, और एक ही ऑप्शन है हमारे पास 64, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसको बनाने का कई तरीका होता है, अगर आप एवरेज पढ़ोगे तो वेटेज एवरेज से भी इसको बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अगर एवरेज से बनाना हो तो कैसे बनाओगा ये मैं समझाता हूँ। एवरेज से कैसे बनाते हैं हम लोग, बहुत इजी से सवाल होता है, ज्यादा सवाल में कुछ दम होता नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। देखिए अगर मैं एवरेज से इसको बनाने जाऊं तो क्या है, पहला हमें कितना आ रहा है भाई, 40%। तो मान लो हमारा पहला कितना आ गया, 40% आ रहा है, और दूसरा हमें नहीं मालूम है x%। 40% कितने में आ रहा है, 200 में से मान लीजिए 40%, और इसमें 150 में x आ रहा है। ओवरऑल कितना आ रहा है हमारे पास, तो 50% लेके आ रहा है। वेटेज एवरेज क्या करता है कि दोनों बगल बराबर करना था। जब एवरेज पढ़िएगा तो उस टाइम मैं बहुत बेटर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। बाकी अभी मैं इसको समझा देता हूं कि एक सवाल को 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो देखो ये 50 से कितना कम है भाई साहब, 10 कम है। ऊपर वाला का रेशियो ले लो, जो ये डाटा होता है ना उसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये 50 का 3 गुना, 50 का 4 गुना। ये 50 से कितना कम है, 10 कम है। 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना कम होगा, माइनस का 40। जब इधर माइनस का 40 होता है तो इधर आके प्लस में हो जाता है, तो प्लस में आ जाएगा 40, क्योंकि ये बराबर करना होता है। इधर माइनस में है तो इधर प्लस में कर देते हैं 40। कितने संख्या पे, तो 3 संख्या पे। तो 40/3 करोगे तो देखो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 10, 3 3 का 9, 13 पॉइंट, फिर 3 3 का 9, 13.13 आएगा। अब बोलोगे ओरिजिनल टोटल कितना है भाई साहब, तो पहले कितना था 50। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो ऐड कर देंगे, माइनस होता तो 50 में से घटा देते। तो 50 में 13.33 ऐड करेंगे तो 63.33 हो जाएगा। यहाँ पे 13.33 होगा, 63.33, और एक ही ऑप्शन है 64%। तो ये है करने का तरीका। ऐसा नहीं है कि इसको हम और तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है जो आप ये पढ़ रहे थे, इससे आप बना लेंगे, जो बहुत इजी था आपका, एलिगेशन लगा के। एलिगेशन से भी लगा के, बाकी वेटेज एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा होता है। आप अगर एवरेज पढ़ोगे तो वहां पे और चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बता दिया कि अगर जो लोग पढ़े होंगे उनको ये समझ में आया होगा कि हाँ कैसे भैया ने बताया। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 10% और 20% में वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव
में पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है, यानी उस गांव में भाई साहब मेल भाई साहब कितने हैं उनको निकालना है। बहुत इजी सवाल है। देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो पहले क्या था हमारे पास मेल और फीमेल, ये मेल हो जाएगा ये फीमेल हो जाएगा। मेल कितने परसेंट थे 10%, फीमेल 20% थे। ओवरऑल कितना है तो समझो यहाँ पे पहले कितने थे 4000 थे और यहाँ पे कितने हैं भाई साहब 4500। ठीक है यहाँ पे 4000 थे वहां पे कितने 4500, बढ़े कितना तो 500 बढ़े, 500 बढ़े। कितने पे बढ़े हैं तो 4000 पे बढ़े हैं। इंटू में हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे ताकि हमें ओवरऑल पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 से काट लो, तो 4 से काटोगे तो 12.5% हो जाएगा, क्योंकि 12.5 का 4 गुना करोगे तो 50 आएगा, यानी ओवरऑल देखो तो 12.5% होगा, यानी ओवरऑल कितना है 12.5। बस अब कुछ नहीं करेंगे। देखो 20 से इसमें देखो बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटा देते हैं हमेशा। अब देखो 20 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना होगा तो 0.5 नहीं 7.5 हो जाएगा। और फिर 12.5 में से 10 घटाएंगे तो 2.5। तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, काट दो इसको तो 3:1 हो जाएगा। 25 से कम 25 25 3 75, यानी 3:1 आ गया। ठीक है अब जिसका पूछा उसका बता देंगे। यानी कुल जनसंख्या कितना था 4000 है, यानी आप ये बोल सकते हो जो 4000 था स्टार्टिंग में हमारे पास कितने का मान है 3 और 1 4 का मान है। और हमें पूछा किसका है तो पुरुषों की जनसंख्या यानी मेल, यानी 3 का मान पूछा है, तो इंटू में 3 कर देंगे। 4 से काटोगे 1000 बार में और उसके बाद से 3 से गुणा कर दोगे 3000 हो जाएगा। और 3000 कहाँ ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी। जब ये 3000 हो जाएगा तो फीमेल भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3 तो यहाँ पे 1 से गुणा करोगे तो फीमेल हमारे 1000 हो जाएंगी। तो यही तो पूछा था कि गांव में नए आदमी आने से पहले कितने थे, तो भाई सब 3000 थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, उसको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं एक सवाल को कई तरीके से बना सकता हूँ, अलग अलग होता है, बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा से समझ में आता है और कौन सा आप जल्दी से ग्रैब कर पाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वही आपको एग्जाम में लगाना है ताकि आप कम समय में चीजों को कर पाए। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास मेल है, यहाँ पे क्या है फीमेल। अगर मैं मेल का परसेंटेज देखता हूँ तो 10 है, फीमेल का 20 है, तो यहाँ पे 10% है। मैं मान लेता हूँ जो फीमेल है हमारे 20, यहाँ पे 10% फीमेल और फिर प्लस में 10% फीमेल मान लेता हूँ। समझो 10% मैंने मान लिया। ओवरऑल यहाँ पे बढ़ कितने रहे समझो, ओवरऑल कितना बढ़ रहे थे, पहले 4000 से 4500 हो गए थे, यानी 500 बढ़े हमारे ओवरऑल। ठीक है अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर मान लो ये यहाँ भी मेल 10% है, फीमेल भी मान लो 10% है, तो मैं टोटल का 10% निकालता हूँ। यानी पहले स्टार्टिंग में 4000 है, तो 4000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 400 आएगा, सीधी सी बात है। 4000 का 10% निकालोगे तो 400 आएगा, तो 400 आएगा तो एक्स्ट्रा कितने बचे, यानी 500 ज्यादा थे, 400 घटा देंगे यानी 100 एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास। जब यहाँ पर देखा कि मैं 100 एक्स्ट्रा हो गए, तो 100 एक्स्ट्रा इसलिए हुए क्योंकि फीमेल जो है हमारे पास 10% थी। फीमेल क्या थी 10% थी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जो फीमेल है 10%, 10 बट्टे में 100 बराबर में कितना है 100 एक्स्ट्रा है, क्योंकि फीमेल का 10% होने की वजह से तो 100 एक्स्ट्रा है। बात तो यही है। तो यहाँ से देखो इसको काटोगे भाई साहब 10 बार में और इसको जाकर तो फीमेल बराबर आ जाएगा 1000। जब फीमेल 1000 आ जाएगा तो टोटल लोग कितना थे भाई साहब 4000, तो इजी में निकाल लोगे तो मेल कितना आ जाएगा, तो 4000 में 1000 घटा दोगे तो मेल आ जाएगा 3000। और देखो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। देखा, तो ये होता है बनाने का तरीका कि एक चीज को हम कई तरीके से बना सकते हैं। मैं ओवरऑल निकाल लिया कि ओवरऑल का 10% निकाल लिया तो 400 थे और टोटल बढ़ कितना रहे तो 500 बढ़ रहे थे, तो 500 में 400 घटा दिया यानी 100 एक्स्ट्रा रह गए। 100 एक्स्ट्रा इसलिए रह गए क्योंकि यहाँ पर फीमेल ज्यादा थी, 10% ज्यादा थी, तो 10% का वैल्यू 100 था तो 100% का वैल्यू 1000 आ जाएगा, यानी फीमेल 1000 आ जाएगी तो मेल 3000 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 4000 थे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 11, जिसको बोलते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन पास और फेल सवाल। बहुत इजी सवाल होता है, नॉर्मल सा सवाल होता है। इसमें जानते हो कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो कि ये बोलेगा कि कुछ मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, उसमें आपको मान लीजिए 40% मार्क्स मिला और आप 15 अंक से फेल हो गए, यानी ये बोल सकते हो कि 40% आपको मिला और 15 अंक से फेल हो गए, यानी ये बोल सकते हो 40% मिला होता और 15 नंबर और मिल जाता तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन 15 नंबर न मिलने की वजह से फेल हो जाते हैं। दूसरा केस ये बनता है कि आपको मान लीजिए 50% मिला और आप 20 अंक से पास हो गए, यानी समझ रहे हो, यानी पासिंग मार्क्स से 20 अंक आप ज्यादा ला दिए, तो ये होता है, इसमें बराबर करके बनाया जाता है। बहुत ही सवाल होता है, एक एक करके समझेंगे। आइए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो 12 क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता अंकों से 20 अंक कम थे। अहर्ता मतलब समझ रहे हो पासिंग मार्क्स है, यानी जो पासिंग मार्क्स थे जिसकी वजह से पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे, 65% लाए हैं 20 अंक कम थे, तो आप ये बोल सकते हो, देखना कितना बढ़िया से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए उनके पास 65% मार्क्स आए, अगर इनको पास होता, अगर मान लीजिए अगर पास होते तो क्या होना चाहिए, इसमें जो 20 अंक कम थे अगर मैं इसमें 20 अंक और ऐड कर दिया तो पास हो जाते हैं, सीधी सी बात है। यही तो है, क्योंकि अहर्ता यानी पास अंक से 20
अंक कम थे, अगर 20 अंक और इनको दे देते तो ये पास हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अर्हता अंकों से 10 अधिक थे। 10 अधिक थे, मान लीजिए इनको कितना मिला था भाई साहब, देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया था 80% और ये 10 अधिक थे, तो जो 10 अधिक थे अगर इनको पासिंग मार्क्स के बराबर में लाता तो 10 नंबर उससे ले लेते वापस ताकि वो पासिंग मार्क्स के बराबर आता, तो ये माइनस कर देते हैं बस। ये दोनों, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स आपस में बराबर हो गए। अब पूछा क्या है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक है, क्या है परीक्षा में कुल कितने अंक क्या है, यानी परीक्षा अपने आप में हमेशा आपको मालूम है कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% हमें निकालना है। तो परीक्षा में कुल कितना अंक है बताओ। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझिए, यहाँ पे देखिए 65% है, यहाँ पे 80% है। मैं ऐसा करता हूँ कि इधर भेज देता हूँ। ये देखो क्या है, 20 है और यहाँ इधर माइनस का 10 है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 15%। तो आप ये बोल सकते हो 15% का वैल्यू 30 है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, परीक्षा में कुल अंक, यानी कुल अंक अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% करने के लिए 100 से इंटू करेंगे 2, यानी कुल अंक कितना था, 200 था, और 200 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है बस। यानी मैंने किया क्या था कि दोनों पासिंग वाले को बराबर में कर दिया, कि जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा था उसको कम कर दिया, और जो थोड़ा फेल हो रहा था उसमें ऐड ऑन कर दिया, और दोनों को बराबर किया, हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिए। इसका एक और ट्रिक होता है, बहुत आसान तरीकों में बना लोगे, आओ समझाते हैं वो ट्रिक क्या है। मजा आता है उस ट्रिक से बनाने में, इतना बेसिक से ना जाके उसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। समझो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक में कुछ नहीं करते हैं, पहले 65% है तो इधर लिखेंगे हम 65%। ठीक है, ध्यान देखना। अब देखेंगे क्या कह रहा है, वो 20 अंक कम थे, तो कम के लिए हम माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, 20 अंक कम थे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला में क्या था, 80%, और इसमें क्या था, 10 अंक अधिक थे, तो प्लस का 10 अंक करते हैं। अब बनाने का तरीका समझना है, ट्रिक समझना है कि कैसे बनाया जाता है, बस आपको रट जाना है कि कैसे क्या होता है। कभी भी अगर परसेंट की बात बोले तो इन परसेंट का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ध्यान रखना, डिफरेंस, और यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो अभी तो होता है, अगर मान लो -20, फिर उसके बाद से करते हैं, मान लो अगर प्लस माइनस और उसके बाद प्लस का 10, तो ये होता है -20 -10, यानी डिफरेंस करने के लिए तो 30 होता है, माइनस को नहीं काउंट करते हैं, 30 होता है। इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 15% का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर डिफरेंस दोनों का ऐड कर दो -20 और 10 यानी 30 हो गए। तो देखो 15% का वैल्यू 30 है, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो 100% का मान निकाल लो, तो 100% का मान 200 आ गया, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बात खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। देखा, ये होता है करने का तरीका कि कितना आसान से आप चीजों को निकाल पाओगे, तो बहुत इजी होता है। आइए इस पे जितने सारे सवाल दिया है एक एक करके समझते हैं। अब 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है क्या, किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करना है, फिर भी 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 46% प्राप्त करना है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, माइनस का 10 कर देंगे। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है और उससे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है, कितना भाई साहब, 8 अंक अधिक, तो यहाँ पे लिख दो 52% और 8 अंक अधिक मिला। अभी मैंने क्या बोला था, तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 46 और 52 का डिफरेंस कितना होता है, 6%, जो डिनोट करता है इन दोनों का डिफरेंस, तो -10 और 8 हो जाएगा कितना, 18। उसके बाद से बोला है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है, यानी सिर्फ पास होना है। इसमें ये नहीं पूछा है कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा है, टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ पासिंग वाला निकालना है। तो समझो 6% का वैल्यू 18 है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 आ जाएगा, 1% का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब या तो क्या कर सकते हो कि 46% निकाल लो, या तो 52% निकाल के 8 उसमें घटा दो, या 46% निकाल के 10 उसमें ऐड कर दो, तो आपका निकल जाएगा कि आपका पासिंग मार्क्स कितना है। तो 46 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो जब इसको 46% करूंगा तो सीधी सी बात है इधर भी 46 से गुणा होगा, तो 36 18 हाथ में 1 और 4 3 12 1 13, 138 था, और पास होना है तो पास होने के लिए 10 कम थे, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 148, और यही आंसर हो जाएगा 148, ऑप्शन नंबर सी। यहां से भी निकाल सकते थे, अगर यहां से बोलोगे भैया इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल लोगे। अगर मान लो 42% करते हो तो 42 से गुणा कर लो, तो 42 में 3 से, सॉरी 52 में 3 से गुणा करोगे, 3 दूना 6 5 3 15, 156 हो गया। अगर मान लो प्लस में 8 ज्यादा है तो माइनस का 8 कर देंगे, जिसकी वजह से 148 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा और वहां से भी आ जाएगा। तो दोनों तरीका से निकाल सकते हो, यानी जो फेल हो रहा था उसमें उतना अंक ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा, और जो ज्यादा लेके आ रहा था उसमें उतना अंक कम कर देंगे तो वो भी पासिंग मार्क्स के बराबर में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर यही टोटल पूछता तो 1% का मान 3 है, तो टोटल मतलब यानी 100% का मान 300 होता है, यानी 300 नंबर का ये टोटल होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ में आ रहा है। अगर चीजें समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे पढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 कि 14 क्या कह रहा है। कह रहा है जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45% लेके आता है और 18 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते
तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 6 अंक अधिक मिलते हैं। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, यानी 100% का मान पूछा है। बहुत ही सवाल है। पहला क्या था, 45%। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 18 अंकों से फेल हो जा रहा था माइनस। फिर क्या था, 65% हो रहा था और 6 अंक एक्स्ट्रा मिलता था, प्लस का 6। बनाने का तरीका क्या है ब्रो, बताना जरा। इन दोनों का डिफरेंस हम लिया 45 और 65, तो 20% आया। 20% का मान कितना है, 18 और 6 24। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1% का मान 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 20। हमें निकालना क्या है, टोटल मार्क, यानी 100% का मान निकालना है बस। तो ये हो जाएगा 24 बट्टे में 20 इंटू में 100। तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसको काटो 5 बार में और 24 का 5 गुना करोगे 120, यानी टोटल अंक 120 का था। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। समझे। तो ये तो बेसिक ऐसे लिख रहे हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं था। 20% यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इतना सारा ना लिखते तो कैसे नहीं, क्योंकि 100% का मान निकालना था। 20 का मान 24 है तो 100% का मान निकालना है। ये अपने आप का कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 5 गुना होगा। तो 24 25 120 हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ये सवाल है, वो तो बच्चों की तरह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने क्या, जब 100% का मान था तो इजी वे में आप निकाल पाओगे। आइए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुनी है। यानी ये बोल सकते हो कि 135 लोग हैं, इसमें जो बॉयज है हमारे वो गर्ल्स से 2 गुने हैं, यानी बॉयज जो है गर्ल्स से 2 गुने हैं। तो ऐसे गर्ल्स लिख लेते हैं और ये हो जाएगी बॉयज। तो आप ये क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गई। गर्ल्स 1 है तो बॉयज 2 है, यानी टोटल 3 है। 3 का वैल्यू 135 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 45। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, यानी हमारे बॉयज 90 हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएगी 45। ठीक है, देखो 2 गुनी है। बात खत्म, ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/6 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती है, यानी फेल हो जाती हैं। तो 1/6 जो लड़के हैं क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ये फेल हो गए और ये हमारे पास पास हो गए। 90 का 1/6 कितना होता है, 90 और 1/6 करोगे तो 15 होता है। यानी ये बोल सकते हो कि 15 जो बॉयज हैं वो फेल हो जाते हैं। तो पास कितना होता है भाई साहब, 75। तभी तो दोनों आपस में जोड़ के 90 हो जाएंगे। लड़की 1/3 होती है, तो 45 से 1/3 15 होता है और 30 पास हो जाते हैं। यानी 15 लड़कियां फेल होती है तो 30 लड़कियां पास हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बोला है कि लड़कियां जो है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी उस छात्रों का क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है जो परीक्षा में पास हुए हैं। पास कितना हुआ है, यहाँ पे 75, यहाँ पे 30, टोटल कितना हुए 105 पास हुए। कितने छात्र थे, 135, इंटू में कर देंगे 100% बस। अब इसको काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, अगर इसको मैं काटूं 15 से काटूंगा तो 9 बार में, सॉरी 15 7 105 और ये 9 बार में कटेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ऊपर हो जाएगा 700 और नीचे हो जाएगा 9। तो 7 से 9, तो ये देखो 7 9 सते 63, फिर यहाँ पे 7 70, फिर 9 सते 63, यानी 77 से स्टार्ट होगा और 77 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ आपका टाइम बच सकता है, तो कैलकुलेशन को जितना कम करिएगा वहां उतना आपका समय बच जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि 16 हमारा क्या कह रहा है। यार एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करें। संख्या इतना है तो छात्रों में कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सवाल है, लल्लू सा सवाल है। समझिए, अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में देखूं तो कह रहा है कि 82% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 2% ऑफ वर पुट इन द री एग्जामिनेशन। यानी अगर मान लीजिए 100% हमारे पास बच्चे हैं, ध्यान देना यहाँ पे 100% हमारे पास बच्चे हैं, जिसमें से अगर मैं पास का देखूं तो 82% पास होते हैं और जो री एग्जाम में होते हैं यानी री एग्जाम में कितने रखे हैं 2%। तो हमारे पास फेल कितना हुआ भाई साहब, फेल ये देखना, ये री एग्जाम में दे रहे हैं, इसको फेल नहीं, इनको पुनः कैटेगरी में रखा गया, फेल में भी काउंट नहीं किया गया। जब री एग्जाम दे देंगे तब पता चलेगा कि फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे फेल का देखिए तो 100 में से 84 घटा दो, यानी 16% जो है फेल हुए। अब कहीं ना कहीं ये भी देखो तो 16% का ही मान दिया है 592, यानी ये बोल सकते हो जो 592 है कितने का मान है 16%, क्योंकि परसेंट में 16% फेल हो रहे हैं और नंबर्स में 592 फेल हो रहे हैं। पूछा है छात्रों का टोटल नंबर निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है, तो इंटू में हम 100% कर देंगे बस। परसेंट से परसेंट खत्म, 16 से काट लो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, फिर उसके बाद से कितना आ गया 11 112, 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, यानी 3700 हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट। और कहाँ है 3700 भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी। यानी कितना छात्र थे टोटल, तो 37 थे। तो लल्लू सा सवाल था, इजी सा था, इस सवाल में थोड़ा बहुत दम नहीं था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में चंद्रन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, यानी 45 नंबर का परीक्षा है जिसमें से 16 अंक मिला है उन्हें।
उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% प्राप्त करने होंगे। यानी वो 2 परीक्षा देगा, उस दोनों परीक्षा में उसे 48% प्राप्त होना चाहिए मार्क्स, तभी वो पास हो पाएगा। फिर कह रहा है यदि दूसरी परीक्षा में कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। यानी जो दूसरा परीक्षा है, समझना, यहाँ पे पहला परीक्षा कितने का था, 45 का, दूसरा कितना था भाई साहब, 80 का था। ये दोनों मिला के वो सिर्फ पास हुआ है, यानी पास हुआ कहने कि उससे सिर्फ 48% मार्क्स आया है। यानी आप ये बोल सकते हो कि टोटल नंबर कितना हुआ, 8 4 12 यानी 125 125 नंबर का था 2 एग्जाम, इसमें वो पास हुआ, यानी उसको टोटल कितना मिला है, 48% मार्क्स मिला है। 48/100, 25 बचे, 25 का 4 गुना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कहीं ना कि उसको 60 मार्क्स लाना था और 60 मार्क्स ला दिया है। तो पहला एग्जाम में कितना मार्क्स लाया था, 16, और हमें पूछा क्या है कि दूसरा में कितना प्राप्त करेगा। तो सीधी सी बात है, पहला में अगर 16 लाया है तो 60 में से हम 16 घटा देंगे तो दूसरा में भाई साहब 44 आएगा, यानी 44 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। यही तो पूछा है, तो उसे केवल उत्तीर्ण होने में सफल है तो उसे कितना अंक प्राप्त किया, यानी जो दूसरा वाला 80 नंबर वाला एग्जाम दिया उसमें कितना अंक मिला था, तो 44 अंक मिला था। तो लल्लू से सवाल था, इजी से सवाल था, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे और अपना अगला देखते हैं। और ये है भाई साहब रेलवे गणित। आपको मालूम है ये मोस्ट पॉपुलर बुक है हमारा रेलवे गणित। इसका भाई साहब सेकंड एडिशन आ गया है, जो हम पूरा यही इसी में से पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग कंप्लीट रेलवे गणित पढ़ रहे हैं 75 क्लासेस में अपना, जो आज हमारा क्लास नंबर 3 है। और काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, हर एक बच्चे के पास ये बुक पहुंच गई होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना मैं कराता हूँ उतने से ज्यादा आपको मैं खुद होमवर्क देता हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे भाई साहब कोई फायदा नहीं होगा मेरे कराने से। इसलिए देखो ये सारे इसमें होमवर्क है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए कम है क्योंकि मैं ज्यादा खुद करा दे रहा हूँ, इसमें देखना होमवर्क कम है। तो आपको ये करना है, मान लीजिए आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो ये सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, बाकी जो बीच वाले क्वेश्चन है मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन है कि आपको खुद करना है, बाकी बीच वाला मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये भाई साहब बुक आपको मंगाना है और कहाँ मिलेगा, तो इंग्लिश वाले बहुत भाई साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश वाला कर दीजिए, इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला भी फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग हो गया, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मुश्किल से 250 से 300 रुपए में आपके घर पे पहुंच जाएगी। एकदम बेस्ट कंटेंट क्वालिटी है इसमें। आपको देख ही रहे हो कि सारे प्रीवियस ईयर जो अभी हाल फिलहाल में जो 2025 में जितने सारे एग्जाम हुए ना, सब इसमें अपडेट कर दिया गया है। सोचिए हमारी टीम किस लेवल के लिए आप लोगों के लिए अपडेटेड है। आप इस बुक को मनाइए और जितना मैं करा रहा हूँ आप इस बुक से उतना प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आपका नंबर और फुल में फुल मार्क्स ना आया फिर बताइएगा। लेकिन उसके केस में क्या होगा कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको खुद से कलम चलाना पड़ेगा, खुद से हाथ गोड़ चलाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर भाई साहब 12, जिसको बोलते हैं चुनाव पर आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन इलेक्शन। सबसे पॉपुलर टाइप होता है ये, ज्यादातर एसएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छा मतलब पूछता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि भाई साहब वैलिड वोट क्या होता है, टोटल वोट क्या होता है, वैध वोट या कुल वोट। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक चीज करके। जैसे नोटा हो गया जो नहीं काउंट होता है, कुछ ऐसा होता है इनवैलिड हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो कैसे कैसे चीजें होती हैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और जो चीजें वहां पर आएंगी वो चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 18 के 18 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने क्रमशः इतना 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 वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, यानी जो भाई सब जीते हैं वो कुल वोट का कितना प्राप्त किया। 3 उम्मीदवार है हमारे पास, लिख लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारे पास तीसरा हो गया। पहला 1036 प्राप्त करता है, दूसरा जो है 7044 प्राप्त करता है, और तीसरा देखिए तो 12120 वोट प्राप्त करता है। इसमें जीता कौन है, तो जिसके पास ज्यादा वोट है वही जीता है, यानी 3 नंबर वाले भाई जीता है। तो जीते हैं तो इनको टोटल वोटों का कितना परसेंट मिला है, तो टोटल वोट पहले निकाल लेते हैं कि टोटल वोट कितना है। देखो यहाँ पे सबसे बड़े ऐड कर लेते हैं, पहले हो जाएगा 1036 फिर 7044 ऐड कर लीजिए। 6 4 10 की हाथ में 1, 4 3 7 2 9 1 10 की हाथ में 1, अब 1 1 2 और यहाँ पर 3 और 7 3 10 की हाथ में 1 1 1 2, यानी इतना है टोटल वोट। और इनको कितना मिला है, तो 12120 वोट मिला है, और इनटू में 100% कर देंगे तो पता चल जाएगा इनको कुल वोट का कितना परसेंट मिला है, बस। अब इसको कट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कहेंगे ना कहीं देखिए अगर 6 से गुणा करते हैं तो 6 दूना 12, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 दूना 12, यानी कहीं ना कहीं 6 बार में कट जाएगा, 1 जीरो है, यानी 60% मिला है इनको, टोटल वोटों का 60%। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये पहला सवाल था, इसलिए बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, जो कोई बना पाएगा, इजी सा था। इसके बाद से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया, यानी उसको 38% वोट प्राप्त होता है और 7200 वोट से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। नॉर्मल सा सवाल है। आइए मान लीजिए हमारे पास कितना वोट है, 100 वोट है, जिसमें से क्या करें 38% वोट प्राप्त किया और 72 से वोटों से हार गया। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि एक उम्मीदवार को कितना मिला है,
72 अगर मान लो ये विन है और ये क्या है भाई साहब, लूजर है। अब एक को मिला है 38% वोट और उसके बाद से फिर भी 72% से हार गया, यानी जो हारा है उसको 38% वोट मिला, तो जीतेगा उसको कितना मिला होगा भाई साहब, तो 52% वोट मिलेगा। सॉरी 52 होगा ना, 52 8 52 ना होकर 62% वोट होगा, यानी इसको 62% वोट मिला होगा। तभी तो 62 और 38 कितना होता है, 100%। और ये वोट में कितना सहारा है भाई साहब, 72 से वोट में हारा है। देखना यहाँ पे परसेंट में कितना सहारा है, तो 2, अब उसके बाद से 22 2 24, यानी 24% से हारा है। वोट में कितना से आ रहा है, 7200 से आ रहा है। और हमें पूछा क्या है, तो चुनाव में कुल वोट डालेगा, यानी कहीं ना कहीं 100% का मान पूछा है। बहुत ईजी सवाल हो गया। तो इसको काटे हुए तो 24 3 72, यानी 300, ये 1% का मान आ जाएगा। और हमें 100% का निकालना है, यानी टोटल वोट, यानी 100x का मान निकालना है, यानी 30। और उसके बाद इसमें ये लगा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। और 30,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था, नॉर्मल सवाल था। जो जीता है भाई साहब देखो, वो 62% मिला है, जो हारा है उसको क्या 38% वोट मिला और 7200 वोट से हार गया। यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखो तो 24% का मान 7200 है और 1% का मान 3 से आ गया, तो 100% का मान हमारे पास आ गया 30,000। तो लल्लू से सवाल था, इजी सवाल था, ज्यादा कुछ दम नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और कह रहा है क्या, और 20% मत अवैध हो गए। ठीक है, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। बहुत ईजी सवाल था। यहाँ पे कुल कितना है वोट हमारे पास, तो 7500 वोट है। ध्यान रखना, टोटल ऑलरेडी 7500 वोट है। और इसमें ये बोला है, समझना, ये वाला लाइन पढ़ना जो मैं दिखाता हूँ। और 20% वैध मत क्या हो गए, अवैध हो गए। यानी ये बोल सकते हो जो 75 से था, इसमें से ये 100 का मान है, 20 अवैध हो गए, तो 80% बचे। ठीक है, इतना परसेंट वैध मत है। लेकिन जो हमारा लाइन है, लास्ट लाइन, वो पढ़िए क्या कह रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार की बात बोला है। और जो पहला उम्मीदवार है कितना उसको मिला है, 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा वैध मत का, तो पहले को 55 मिला है, तो दूसरे को सीधी सी बात है 100 में से 55 घटा 45 मिलेगा। यानी जो दूसरा है उसको 45% मिला है, तो उसका वैध मत का 45/100 बस। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे को कितना वोट मिला है। बस ये सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए, अगर मैं काटूं तो 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में। ठीक है, अगर 2 से इसको काटूंगा तो 4 बार में काट दूंगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट 9 के मल्टीपल से निकाल दिया, बाकी गुणा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 75 का 4 गुना कितना होता है, 300 होता है। और 300 में 9 से गुणा कर रहा हूँ, कितना होता है, 2700 होता है। यानी जो दूसरा भाई साहब है उसको 2700 वोट मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताना कोई सवाल में दम है, एकदम लल्लू से सवाल है, मजेदार तरीके से हम बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। समझ रहे हो, भाई से पढ़ने का फायदा ये होता है, नो टाइम पास, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और प्यार से समझते जाएंगे अपने चीजों को कि कैसे हो रहा है। आइए, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% अवैध हो गए। यदि कुल वोट 7500 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट जीत हासिल किए। सेम डिट्टो सवाल है, बस इसमें पहले वाला का पूछा है, उसमें दूसरे वाला का पूछा था। देख रहे हो कितना लल्लू से सवाल पूछा है, कुछ नहीं है इसमें। आइए देखना कैसे कैसे बनाता है, कितना वोट से वो जीता है। अगर कुल वोट 7500 था, ठीक है, उसमें से क्या कह रही है कि 20% अवैध हो गए। यानी आप ये बोल सकते हो कि 100 था, 20 अवैध हो गए, तो 80 बचा। अब आगे आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो बोला है बस वहां पे वो समझते हैं। इन्होंने बोला है तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट से जीत हासिल की, यानी कितने वोट मिला, यानी जीत हासिल की। समझ रहे हो, यानी हारा होगा उसको मिला होगा और जीता होगा उसको मिला होगा, उन दोनों का डिफरेंस, यानी कितने वोट से जीत हासिल की। यहाँ पे 2 केस बनता है। जब यहाँ पे होगा ना तो 2 केस बनता है। यहाँ पे तो बनता है, एक होता है विन का, एक होता है लूजर का। एक विन का होता है, एक लूजर का। विन वाले को भाई साहब जो पहला इसको 55% मिला है, तो लूजर को कितना मिला है, 45% मिला है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 55% है, ये 45%। तो कितने परसेंट वोट से जीता होगा, यानी 10% वोट से जीता होगा। कौन जीता होगा भाई साहब, जीतने वाला, यानी उन्होंने वो 10% वोट से जीता होगा। तो आप ये क्या करोगे, यहाँ पे कितने परसेंट से वोट जीत हासिल की, तो ये हो जाएगा 10%। ये समझना था आपको। तो इंटू में आप क्या कर दोगे, 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। बस कितना वोट से जीता होगा आप कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी वो समझना था जो मैंने, यानी जो मैं यहाँ पर लाइन लिखा था, ये समझना था कि ये कैसा लिखा था कि विनर को 55 मिल रहा है तो लूजर को 45 मिलेगा। और कितना वोट से जीता है, तो यहाँ पे परसेंट में कितना से जीता है, 10% जीता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब आइए, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं देखिए तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म होता है। 75 का 8 गुना कितना होता है, 75 का 4 गुना होता है 300 और 75 का 8 गुना होता है 600। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे 600 और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म।
यानी वो भाई साहब कितने वोट से जीता था? 600 वोट से जीता था। तो बताना कोई सवाल में दम है? बिल्कुल दम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत ईजी है। अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आता तो फिर दिक्कत होती आपको समझने में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और उसके विरोधी उम्मीदवार को 68 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% के बराबर में है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कुछ मत अमान्य थे, यानी कुछ भाई सब अमान्य हो गए, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीत और अमान्य मतों की संख्या कितना होगी, यही याद करना। बहुत अच्छा सवाल है, प्यार से समझना, एक एक चीज बहुत बढ़िया से बन जाएगा। मैं मानता हूं अगर परसेंटेज हटाए तो मान लेता हूं हमारे पास 100x वोट था, तो यानी टोटल जो हमारे पास 100x था, ध्यान रखना। अब उसका एक एक लाइन पढ़ते जाने हैं और बताते जाता हूं मैं। कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार का कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, यानी जो जीते हैं उनको 48% मिला है। यानी यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे एक हमारे पास हो जाएगा विनर, एक हो जाएगा लूजर। उनको 48 मिला है, यानी 48x मिला है, और लूजर को क्या मिला है ध्यान रखना, और उसके विरोधी उम्मीदवार 68 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% के बराबर में है। यानी कुल मत यानी 34x हो जाएगा, और ये कितने के बराबर में है? 68 वोटों के बराबर में। तो x का मान निकालोगे तो डायरेक्ट 34 का 2 गुना करोगे, 34 से कट जाएगा 2 और डबल जीरो, x का मान 200 आ जाएगा। तो टोटल वोट कितना आ जाएगा? तो 100 में अगर 200 से गुणा करोगे तो 200, और उसके बाद से 4 को जीरो, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि हमारे पास 20,000 आ गया, यानी टोटल वोट कितना आ गया? 20,000 आ गया। अब 20,000 आ गया, यानी x का मान 200 है, तो ये विनर है, यहाँ पे विनर लिख लो, ये लूजर है। विनर को कितना मिलेगा? तो 48 इंटू 200 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा, यानी डबल जीरो हो जाएगा। 8 दूना 16 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी ये 9600 वोट इनको मिला है, और उसके बाद से इनको 68 मिला है, और टोटल वोट कितना है भाई साहब? 2 लाख है। ठीक है, ये निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, ध्यान रखना। अब ये बोला है कि विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीत और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करें। अब कितने मत से भाई साहब ये जीते हैं, देखना। यहाँ पे 9600, और इसको मिला कितना था? यहाँ पे इनको 6800 मिला है, और यहाँ पे 9600, कितना से जीता है? तो 6800 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना से जीता है। 0 0 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 2800 से जीता है। यानी जो विजयी उम्मीदवार है वो कितना से जीता है? अगर मैं उसका जीता देखूं कि कितना से जीता है, तो 2800 वोटों से जीता है। तो पहला क्या था? 2800 वोट से जीतेगा। तो 2800 वोट क्या है? यहाँ पे देखो 2800 इसमें भी है, 2800 इसमें भी है, लेकिन पहले 2800 की बात बोला है तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2800 बाद में नहीं है, ये वाला है। लेकिन एक और चीज पूछा है, और पूछा कि अमान्य मतों की संख्या बताना है, यानी जो अमान्य इनवैलिड हो गया उसका निकालना है। तो इनवैलिड कैसे निकालोगे? टोटल वोट कितना था? 20,000 था, ध्यान रखना, टोटल वोट 20,000 था, जिसमें से 9600 इनको मिल गया और 6800 इनको मिल गया, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी आप बोल सकते हो 9600 और प्लस में 6800। 0 0 814 हाथ में 1, 9 6 15 1 16, यानी 16,400, यानी 20,000 में से 16,400 घटा दो, बस बात खत्म। यानी जो घटाओगे वही अमान्य मत हो जाएगा। 0 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, यानी 3400 हो जाएगा अमान्य वोट। 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6 होगा, मैंने 4 लिख दिया, माफ करना भाई, यहाँ पे 6 होगा, यानी हो जाएगा हमारा 3600। तो अमान्य वोट कितना आ गया भाई साहब? 3600। तो आप ऐसे थोड़ा सजा के लिख दोगे, कैसे लिखोगे? यानी आप यहाँ पे लिखोगे 20,000 में से हमें माइनस करना है कितना भाई साहब? इन दोनों को ऐड करके, यानी 6800 और प्लस में कितना था? 9600, तो हमारे पास आएगा 3600। यानी अमान्य वोट कितना था? 3600, और जीता कितना था? 2800 से, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, इसमें 2 केस पूछा था, पहला तो जीत रहा है कितना से वो, और एक अमान्य इनवैलिड पूछा था। तो अच्छा सवाल था, मैंने पहले ही क्या बोला था, अच्छा सवाल था, प्यार से देखना समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा फिर वीडियो को पीछे करना और फिर दोबारा देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, और डाले गए वोट से 2% क्या होगा? अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को 9262 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का कितना है? 75% था। तो उस चुनाव में कुल नामांकित मतों की संख्या ज्ञात करे। लल्लू सा सवाल है, इजी सवाल है। कभी भी अगर वैलिड वोट की बात करें ना, यहाँ पे देखो, जब देखो कुल वैध मत, यहाँ पे आ गया वैध मत, कभी भी वैध मत की बात बोले ना, वहां पर ध्यान रखना क्या है, वैलिड वोट की बात करें तो हम सीरीज से जाएंगे। अगर टोटल वोट की बात करता तो हम 100x मान के जाते, लेकिन हमें वैध मत की बात बोला है तो सीरीज से चले जाएंगे। मान लीजिए वैध मत मतलब हमारे टोटल वोट x थे, इसमें से कह रहा है कि कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाले, यानी 100 था और 75% ने डाले। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा डाले गए वोटों में से 2% अवैध हो गए, यानी 100 था, 2% अवैध हो गए, तो कितने डाले? 98%। फिर कह रहा है क्या उसमें से, और कुल वैध मतों का कितना है? 75% थे, यानी कुल वैध मतों का 75%, ऐसे बोल सकते हो 75 बटे में 100, और टोटल यहाँ पे कितना था? तो 92, बस
अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो काटूंगा कैसे, 25 से काटूंगा 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। अगर और कुछ कट रहा है तो कटो, 98 से ये कट सकता है, 98 से अगर मैं काटूं तो 98 का 10 गुना 980 होता है, तो 98 का 9 गुना 9 8 72 का 2, उसके बाद से 7 9, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद से 9 9 81 और 7 87, इससे ना काट के 98 से कट जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, पहले इससे काट देते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 से तो कट ही जाएगा, 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 0, 9 दूना 18, फिर 9 9 81। अब देखो, अब 98 का 10 गुना करते हैं तो 980 होता है, और यहाँ पे 1029 है, तो 11 बार में कटेगा, 11 ना, 11 बार में भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 से काटोगे तो 49 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि कोई कटने वाला है, ठीक है। अब ये 49 से भी कट सकता है क्या, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 32 7 चौका 7 से कट जाएगा, 7 से तो 49, 7 एकम 7, 3 32 7 चौका 28, 4 7 से तो 49, ठीक है। अब देखो 7 दूना 14, 7 एकम 7 21, तो हमारा x का मान जो आ जाएगा 4 दूना 8, यानी 800 गुणे में 21 आ जाएगा, तो हो जाएगा 00, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 16,800 हो जाएगा, और 16,800 का है ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल अच्छा था, बस इसमें कैलकुलेटिव था कि कैलकुलेशन भर के दिया था, अगर कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट निकालना आ रहा है तो बहुत कम समय में आ जाओगे। इसको डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, बट लेकिन मैंने डायरेक्ट जब यहाँ तक काट दिया था तो मैंने सोचा इसको काट के ही निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने अपने मत डालते हैं, जिनमें से 53 क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं और 1013 मत से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, बहुत ईजी सवाल है, बस प्यार से समझना जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सूची मतदाता यानी सभी मतदाताओं के बाद बोला है हमेशा 100% लेके मान चलेंगे, यानी मान लो हमारे पास 100 एक्स था, जिसमें से ये बोला है कि 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं, यानी 100 में से कितना डाले हैं, 80 एक्स ने डाले हैं, ध्यान रखना। अब जब 80 एक्स ने डाले हैं, अब आगे बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन बोला, देखो जो बोला है, ये देखो, जिनमें से 53 क्या हो, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 53 अवैध है, इसको हम लोग अलग लिख देते हैं, यानी 53 अवैध है, यानी जो वोट आएगा उसमें से हम 53 माइनस कर देंगे, यानी इनवैलिड है, उसको हटा देते हैं। फिर कह रहा है कि विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, 48%, यानी इसका सभी मतदाताओं यानी 100 का 48 एक्स उसको प्राप्त होता है। तो विजेता को 48 एक्स मिलता है, तो लूजर को कितना मिलेगा, तो 80 में एक्स में से 48 एक्स घटा दो तो कितना आएगा, यानी आप सीधे से बोल सकते हो 32 एक्स, ठीक है। 48 पर और कितना, 1013 मतों से जीत जाता है। अब ध्यान देखना, यहाँ पे कितना है 32 एक्स, यहाँ पे 48 एक्स, तो कितना एक्स ज्यादा हो रहा है भाई साहब, 16 एक्स ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1013 वोटों से जीत जाता है, 1013 वोट से जीत जाता है। बट लेकिन एक और चीज आपको मालूम है कि 53 को क्या है, इनवैलिड है, तो 1013 में से हम 53 घटा देंगे ताकि हमारे पास वैलिड वोट आ जाएगा कि इतना वोट से वो जीता होगा ओरिजिनली। ये 0 हो गया, ये देखो 11 में से 5 गया, 6 5 11 9, यानी 960 आ गया। तब ये सीधी सी बोल सकते हो कि 16 एक्स का मान है 960 है, और हमें पूछा क्या है कि सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने में हम 100 का मान पूछा है, जो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। आइए यहाँ पे इसको काटे हैं 16 से, तो 16 6 96, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 100 एक्स का मान पूछा है, तो 100 में 60 से गुणा कर दोगे तो 60, उसके बाद से डबल 0 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टोटल वोट कितने थे, 6000 थे। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी देख लो। पहले क्या था, 100 एक्स था, 80% वोट मिला था। अब ये टोटल वोट का 48% भाई साहब उनको मिला है जो जीते हैं। 80 एक्स वोट गिरा था, जिसमें से 48 एक्स इनको मिल गया, तो 32 एक्स लूजर को मिला होगा, जिसकी वजह से ये जीत कितना रहे, 1013 वोट से जीत रहे हैं, लेकिन उसमें से 53 को वोट इनवैलिड है, तो 1013 में से हम 53 को निकाल देते हैं तो 960 आया था हमारे पास टोटल वैलिड वोट। तो ये बोल सकते हैं कि 16 एक्स का वैल्यू 960 है, तो एक्स का वोट हमारा वैल्यू आ गया कितना, 60, तो हमें 100 एक्स का मान पूछा है, तो 60 में 100 से गुणा करें 6000 हो जाएगा, यानी टोटल वोट थे जो सूचित है, जो मतदाता देने वाले थे वो कितना थे, 6000 थे। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की 25 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है XYZ में 50,000 मतदाता में उसमें से 20% शहरी मतदाता, 80% ग्रामीण मतदाता ये है। देख लो भाई साहब सवाल कितना लंबा है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज करके पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दोनों देखो, फिर कह रहा है दोनों उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ।
उन मतदाताओं में से अपना मत नोटा पर डाला गया जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, तो उम्मीदवार ए उम्मीदवार बी को नोटा के पक्ष में कितने वोट मिले। भाई साहब ऊपर से पढ़ते ही भूल गए क्या लिखा है। देखो किस लेवल का है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो आपको पढ़ना ही नहीं है, स्किप कर देना। क्यों पढ़ोगे भाई साहब, 2 मिनट पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा क्या है। जब आपके पास टाइम हो तो अब जाकर लास्ट में बनाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे और प्यार से बनाएंगे, देखना कितना मजेदार तरीके से बनेगा। एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और बनाते हैं। देखो एक सूबाई जेड में 50,000 मतदाता, ठीक है, हमारे पास कितने मतदाता है भाई साहब, 50,000 मतदाता। उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता है। यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं, यानी हमारे पास टोटल कितना है, 50,000 लोग, 50,000। अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया गांव का है, यहाँ पे इसको हम बोल देंगे विलेज, गांव का विलेज, और यहाँ पर शहर को सिटी मान लेते हैं। ऐसे अर्बन और रूरल होता है, बट हम विलेज और सिटी मान के बनाते हैं। अब कह रहा है कि 20% शहरी है, यानी सिटी में 20% है, तो 50,000 का 20% कैसे होता है, अगर 10% 5,000, तो 2% 20% 10,000 होता है। सीधी सी बात है, 20% कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 20% यानी 10,000, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो 10,000। यही तो बोला है 20% शहरी मतदाता है, यानी ये 10,000 है भाई साहब शहर सिटी वाले, ठीक है। और 80% क्या है भाई साहब, तो गांव यानी विलेज वाले हैं, तो 10,000 हैं तो ये 40,000 हो जाएंगे, बस बात खत्म। ये तीसरा लाइन तक हम पढ़ लिए, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पढ़ लिए। अब आगे वाले पढ़ते हैं क्या कह रहा है किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, ठीक है, 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। अब देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 40,000 है, इसके 25% यहाँ चले जाते हैं शहर, तो 40,000 का अगर 25% में निकालू तो कैसे निकालूंगा, 40% के 1/4, तो डायरेक्ट काट लोगे, यानी 10,000, यानी 10,000 क्या कर रहे हैं, शहर चले जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आ जा रहे हैं 10,000, और यहाँ पर 10,000 माइनस हो जाएंगे। जब यहाँ से 10,000 जा रहे हैं तो 10,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि गांव से वो क्या कर रहे हैं, शहर चले जा रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज। फिर कह रहा है ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल इन लोगों का देखेंगे कितना कितना है, अब ये समझते हैं। विलेज में कितना लोग हैं, 30,000 है, क्योंकि 10,000 चले गए हैं, और यहाँ पे कितना है, 20,000 है, ध्यान रखना, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक हम आ गए, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, यानी यहाँ पे 2 लोग लड़ रहे हैं, ए और बी, ठीक है। अब आगे कह रहा है उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिले, यानी जो बी भाई साहब है, बी भाई साहब को क्या 20,000 वोट मिल गया है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना मिल गया है, पूरा शहरी वोट, यानी 20,000 वोट मिले हैं बी को, यानी बी को मिल गया हमारे पास 20,000, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यानी बी को पूरा शहरी वोट मिल गया है भाई साहब, देखो कितना खुश है वो, पूरा शहर का वोट ले लिया। फिर बोला है जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी जो ए भाई साहब है और ग्रामीण ए को कितना मिला है, तो टोटल मिल गया है भाई साहब 30,000, यानी देखो कहीं ना कहीं बाजी मार दिया है लोग। जो गांव बोलता है ना, जब गांव का वोट जिसको मिल गया वो बाजी मार देता है, क्योंकि गांव में अभी भी लोग ज्यादा रहते हैं। फिर उसमें से ये वाला लाइन पढ़ते हैं, और आगे वाला लाइन बोलता है उन मतदाताओं में से अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है, यानी जो उम्मीदवार क्या है, ईमानदार और मेहनती लोग हैं, वो नोटा पर डाल देते हैं। बोलते हैं जो ये दोनों लोग उठाए ना, ए और बी, ये हरामखोर लोग हैं, इनको मैं वोट नहीं दूंगा, नोटा पर डालेंगे। और ये कितने लोग हैं भाई साहब नोटा पर डालने वाला, तो देखो यहाँ पे कितना है, 35% लोग जो नोटा पर डाले हैं। अब नोटा पर आप बोलोगे क्या भाई साहब, ए और बी दोनों मिला के नोटा पर डाले हैं, तो ए और बी में अगर देखो तो टोटल हमारे पास संख्या कितना है, तो 30,000 और 20,000, यानी 50,000 में से 35%, यानी 50,000 में से 35% लोग नोटा पर डाले हैं। 00 काट दो। अब देखो यहाँ पर 00 आ जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, यानी 17,500 वोट जो है ना नोटा के गया है। यानी मैं यहाँ पर नोटा की बात करूँ, यहाँ पर बीच में लिख लेता हूँ, जो नोटा की बात बोलता हूँ, नोटा का वोट कितना मिला है हमें, 17,500, यानी नोटा को जो गया है हमारे पास 17,500 गया। देखना नोटा में 17,500 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ सब में है साला, 17,500 सब में है, तो हमें हर एक का मान निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नोटा का निकल गया। फिर बोला है तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी को नोटा के पक्ष में क्रमशः कितना वोट, मतलब और नोटा के पक्ष में कितना मिले, नोटा का निकल गया, और उम्मीदवार ए और बी का निकालना। अब बोलोगे भैया यार ए और बी का तो 30,000 निकल ही गया है, बी का भी 30,000 निकल गया, अब तो इजी में निकाल पाओगे, कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि भाई साहब जो ये में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार और मेहनती है, जो इनको क्या नोटा में दिए होंगे, तो इसमें से नोटा वाला माइनस करो, इसमें भी से नोटा वाला माइनस कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि ए और बी वाले को कितना परसेंट मिला है।
तो नोटा कितना परसेंट ला रहे हैं, 35%। यानी कहें ना कि डायरेक्ट हम इसका 65% निकाल लेते हैं, यानी ए का 65% निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 35% लोग नोटा वाले नोटा पर दे दिए हैं और जो 65% वोट मिला है जो ओरिजिनल वोट मिला है। तो हम 30,000 का डायरेक्ट 65% निकाल लेते हैं बस, यानी 30,000 का हम 65% निकाल लेंगे तो 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 1 2 5 3 15 हाथ में 1 और 6 18 1 19, यानी 19,500 मिला है किसको, ए को मिला है 19,500, यानी ए को मिल रहा है कितना 19,500, 19,500 ए को मिल रहा है। और बी को भी निकाल लो, अगर मैं बी का निकाल रहा हूं तो कितना होगा 20,000 में से इसका 65% डायरेक्ट इसका भी निकाल लो, क्योंकि 35% तो इसमें भी होंगे जो नोटा पर दिए होंगे। बात खत्म, 00 5 9 10 किलो हाथ मारा ले, 6 2 12 13, यानी 13,000 इसको मिला होगा। ठीक है, यानी बी भाई साहब को कितना मिल रहा है 13,000। अब देखो अब कितना प्यार से निकल जाएगा ये 13,000। अब हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए को मिला 19,500, बी को 13,000 और नोटा को 17,500। देखो कहाँ है, ए का 19,500 और 13,000, और ये पहले ही ऑप्शन है, देखो 19,500 13,000 और बी, बाकी में देखो सारे इधर उधर है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखा भाई साहब किस लेवल का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ये है। ये होता है बनाने का तरीका कि एकदम प्यार से एक एक चीज पढ़ो, एक एक चीज बनाओ। मैंने स्टार्टिंग कहाँ किया था, एकदम लल्लू सा सवाल से लेके, और देखो कहाँ तक हम आ गए हैं बनाते बनाते। तो आप चीजों को एक एक करके प्यार से पढ़ते जाओगे, बहुत आसान तरीके से बना पाओगे। लेकिन वहीं अगर थोड़ा बहुत आपने लापरवाही किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ रही तो अपने भाई को क्या करना है भाई साहब, शेयर करना है दूसरे लोगों के पास, कि ऐसे ऐसे सवाल भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सा सवाल करके खुश करा देते हैं, कुछ लगता है कि हाँ सवाल में दम है तो उस लेवल का भी सवाल कराया जाता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है अपना टाइप नंबर 13। तो ये है वेन आरेखित, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। बहुत इजी सवाल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। और पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है तो रेलवे उतना इससे सवाल पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जो वेन डायग्राम का होता है सवाल ना, धीरे धीरे इसका वेटेज कम होते जा रहा है। बहुत कम पूछ रहा है रेलवे, बट लेकिन सिलेबस में है हमारे, तो हम पढ़ लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। आइए एकदम क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आराम से एक एक करके क्वेश्चन अपना बनाते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में 260 छात्रों के सर्वेक्षण में 100 छात्रों को सेब का रस पीने वाला और 150 कुट संतरे का रस पीने वाला और 75 छात्रों को दोनों सेब और संतरे रस पीने वाला बताया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट कितना है हमारे पास भाई साहब 260 है, जिसमें से 6 छात्र हैं जो क्या कर रहे हैं, यानी 100 छात्र जो है किसका रस पी रहे हैं भाई साहब, तो सेब का रस पी रहे हैं, और 150 संतरा का पी रहे हैं, और 75 भाई साहब दोनों पी रहे हैं। तो ऐसे सवाल में देखते हैं कि कितने की बात किया गया है। यानी कहीं ना कि आप बोल सकते हो इसमें दो चीजें, एक तो सेब है और एक संतरा है। तो हम यहाँ पे दो सर्कल बना लेते हैं, ये हमारे पास एक हो गया, और इसी का कहीं ना कहीं देखोगे तो हम दूसरा बना लेंगे, ये हमारे पास ये दूसरा हो गया। समझना ये चीजें, अगर मैं इसको मानता हूँ ये हमारे पास एप्पल है, ठीक है, और ये हमारे पास संतरा जिसको हम ऑरेंज मानते हैं, ये ऑरेंज है। अब आगे कह रहा है क्या कि 260 में से ऐसे 100 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ये रस पीते हैं, यानी 100 लोग ये रस पीते हैं, यानी आप ये बोल सकते हो कि ये 100 ये पीते हैं, और उसके बाद से ये 150 पीते हैं क्या, ऑरेंज। अब आगे देखते हैं दोनों मिलके कितना पीते हैं भाई साहब, 75 75 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, दोनों का रस पीते हैं, यानी सेब का भी रस पीते हैं और संतरे का भी रस पीते हैं। तब यहाँ पे क्या लिखोगे, यानी जो 75 है ये दोनों का रस पीते हैं। अब देखिए ये टोटल कितना है, 100 है, दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ, ये है, थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये कहीं ना कहीं ये है, ये टोटल कितना है भाई साहब 100 है, समझिए। तो 100 में से ये 75 है, तो बाकी बच्चा कितना हुआ, तो बाकी बच्चा होगा हमारे पास 25 हो जाएगा, तो ये बाकी 25 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर देखिएगा इसको, तो ये वाला जो है हमारे पास ये देखिए ये कितने हैं 150 है, और जिसमें से 75 ये है, तो बाकी जो बचा है वो कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, यानी जो बाकी बचा हमारा क्या हो गया, 75 हो गया। बस अब हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, तो आइए प्यार से हम निकालते हैं। फिर बोला है कि हमारे पास यह बताइए कि कितने छात्र न तो सेब का रस पी रहे हैं और न ही संतरे का रस पी रहे हैं। यानी टोटल छात्र कितना थे 260, तो 260 में से देखिए कितना कितना पी रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं 260 हो गया। अब जो पी रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो अभी तो पता चल जाएगा कि जो नहीं पी रहे हैं उसका निकल जाएगा। अब पी रहे हैं कौन कौन, तो देखो 75 75 150, और 150 में 75 ऐड करो कितना हो जाएगा भाई साहब 175। तो ये बोल सकते हो कि 175 लोग पी रहे हैं, तो हम टोटल में से 175 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने नहीं पी रहे हैं। तो 25 इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 ऐड करो 200 हो जाएगा, और उसके बाद 60 और 25 कितना होता है 85, यानी 85 ऐसे छात्र हैं जो नहीं पी रहे हैं, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। तो बहुत इजी सवाल आता है, आता भी है तो ऐसा इजी आएगा जो प्यार से आप बना लोगे, एक दो लाइन का होता है, बस आपको समझना होता है और प्यार से आंसर निकालना होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं कि 27 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी गणित में हुए और 20% दोनों में हुए। यानी सीधी सी ये बोल सकते हैं भाई साहब कि हमारे पास दो है, एक अंग्रेजी का हो गया और एक गणित का हो गया।
एक अंग्रेजी हो गया, एक गणित हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये मैथ हो गया और ये हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश हो गया। यह हाईलाइट हो जाता है ताकि समझ में आए। इसमें ये बोलता है कि आप पहले जो दोनों का बात बोलता है उसी को उठाते हैं। जब जहाँ भी दोनों का बात है ना, सबसे पहले बीच वाले हिस्सा, जब ये बीच वाले हिस्सा की बात करें तो उसको हम उठाते हैं, जो ये मैं इसको फिल कर रहा हूँ। ये बीच वाले हिस्सा जहाँ बोले ना, इसी को उठाते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या, देखो 20% अभ्यर्थी क्या करें, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो इसमें बोल सकते हो कि 20% हिस्सा दोनों में पास हुए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। कह रहा है कि 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में कितना हो रहा है 55, और उसके बाद से 35% मैथ में। तो देखो, जब मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी जब इसकी बात करता हूँ, ये वाली की बात करता हूँ, तो इसमें क्या बोलोगे कि 20 ऑलरेडी है और टोटल 35 है, तो 35 में से 20 घटाएंगे तो जो बच्चा होगा वो हमारा आ जाएगा। यानी जो बच्चा होगा वो हमारे पास कितना होगा, 15 होगा। सेम जब ये वाला मैं लाइन दिखाता हूँ फिर आप लोगों को, देखिए जब इसकी मैं बात करता हूँ, ये वाली लाइन, जब ये देखोगे तो क्या है, टोटल कितना है 55 और ये कितना है 20, तो बाकी बचा कितना हुआ, तो 55 में से 20 घटाओगे तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब देखो, अब जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं और अपने आंसर प्यार से निकालते हैं। बोला है यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 12 से, ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब क्या हुआ, फेल विद्यार्थियों की संख्या 12 से, और जो हम ये जो निकाल रहे हैं ना, ये जो है निकाल रहे हैं, ये क्या है भाई साहब, पास लोगों का है और हमें फेल का निकालना है। तो आपको मालूम है क्या कि पहले पास वाले का देख लेते हैं कितना है। तो देखो 35 और 20 कितना होता है, 55 और 15 कितना होता है, 55 और 15 आपस में ऐड करो कितना होगा भाई साहब, तो 70 होगा। तो टोटल अपने आप का कितना होता है, 100% बच्चे हैं। यानी समझो 100% बच्चे हैं, जिनमें से क्या हो रहा है, ये हमारे पास कितने हैं, 70% बच्चे हैं जो क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। तो फेल वाले कैसे आएंगे, यानी 30% आएंगे। यानी ये बोल सकते हो 30% का मान कितना है, 1200 है। क्योंकि भाई साहब 100% में से 70% लगेगा तो पास हो जा रहा है। तो फेल कितना हो रहा है, 30% हो रहा है, जिसका यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, 1200। तो पूछा है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी 100% का मान पूछा है। कितना इजी सवाल है। आइए, जब यहाँ पे 1200 है, कितने का मान है भाई, ये 30% का मान है, और हमें निकालना क्या है, टोटल विद्यार्थी ने 100% का मान निकालना है। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाता है, यानी कट जाता है। तो 100% का मान निकालो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटोगे 40 बार में, और 40 में डबल जीरो लगा दोगे तो 4000 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो कितना इजी सवाल था, बहुत मतलब नहीं बोल सकते कि एकदम आसान सा सवाल था। ज्यादा इस सवाल में कुछ था नहीं, नॉर्मल सा सवाल था, क्योंकि पास का दे दिया था और पास का देने के बाद जो नंबर में वैल्यू दिया था वो फेल का दिया था। तो अपने आप में टोटल कितने परसेंट लड़के होते हैं, 100%। 100% में 70% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 30%। तो 30% का वैल्यू 1200 दे दिया था, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। तो उसे हम निकाल दिए भाई साहब सीधी। कितना आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया 4000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, पहले पढ़ लेते हैं। फिर भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो रहे हैं सारे। इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और भूगोल और इतिहास में 21% अनुत्तीर्ण हुए। तो इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल का। तो इसमें फेल का ही चीजें दी है, इजी है, बस हमें फील करना आना चाहिए कि कौन कौन सा संख्या कहाँ पे फील करेंगे। जब भी ऐसा संख्या देना तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले जो तीनों में कॉमन है उसको भरते हैं। जब उसको भर लोगे तो फिर देखेंगे दोनों में जो जो कॉमन है उसको भरते हैं, फिर सिंगल वाला लास्ट में फील करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था, पहले जो बीच वाला कॉमन था उसको भरते थे, फिर ये सिंगल सिंगल वाला भरते थे। सेम वही केस है, बट इसमें है 3 केस। आइए आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से हम बना लेंगे। ये हमारे पास एक ये सर्कल नहीं बना है भाई साहब, गोला बना दे रहा हूं लगा। ये हो गया एक हमारे पास, इसी का हमसे अगर दूसरा हो गया, और कहीं ना कहीं देखोगे तो इसी का एक और निकाल के, ये कहाँ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक और यहाँ पर चिपका सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बना सकते हैं कि एक और है हमारे पास हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये 3 है। ठीक है, पहला क्या है, अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र के बाद से इतिहास भूगोल, यहाँ पे हो जाएगा जियोग्राफी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। यानी 3 हमारे पास सब्जेक्ट हो गए, 3 हो गया। मैंने बोला था जो बीच में होगा वही कॉमन को पहले फिल करेंगे। तो इसमें बीच वाला कौन है मैं समझाता हूँ। देखो जो तीनों को डिनोट करता है, तीनों को देखो डिनोट करता है ये वाली संख्या, ये वाली संख्या देखो तीनों को डिनोट करेगा। अब कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ डिनोट कर रहा है। देखो इस वाले भाग में भी आ रहा है, देखना ये टोटल वाला में आ रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे वाला कलर से ले लेते हैं। अब इस वाले भाग को देखो, इस वाले भाग को देखो, इसमें भी देखो तो ये आ रहा है। अब देखो, अब इस वाले भाग को देखो, देखो यानी तीनों में आ रहा है, तो इसलिए वो तीसरा का कॉमन है। ध्यान रखना तीनों, तो उसका हम मान देखते हैं कि उसका मान हमारे पास कितना है, वो देखते हैं कि इसका मान कितना है। तो तीनों में भाई सब कहाँ है, देखो
यदि तीनों विषयों में 5% अनुत्तीर्ण यानी तीनों का मान 5% दिया है तो हम यहाँ पे बीच में क्या पढ़ेंगे 5 पढ़ देंगे बस तीनों में। देखो ये वाला ये जो दोनों का मान दर्शाता है ये होता है हमारे पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री या हिस्ट्री और ज्योग्राफी बोल सकते हो। इसको बोलते हो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और इसको बोल सकते हो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये बीच वाला मान। इसको भी हम अलग अलग कलर से फिल कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। आइए आराम से जैसे जैसे दिया है डाटा वैसे फिल कर देते हैं, यहाँ फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर जिसने इसका मान दिया है उसका मान फिल करते हैं कि इसका मान क्या है। अब आगे वाला पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक लाइन तो हम पढ़ लिए हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से समझ जाइएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजी में हम बना लेंगे। तो हमें तो ये मालूम था कि इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इनका काम हो गया। अब आइए, अब ये कह रहा है क्या, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी इकोनॉमिक्स और भूगोल मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कहाँ है हमारे पास, तो देखो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसकी बात कर रहा है। इसकी बात कर रहे हैं तो कितना इसमें फेल हुए थे भाई साहब, 14%। तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इसका अगर बात कर रहा है, यानी किसका बात कर रहा है, ध्यान रखना कितना बढ़िया है चीजों को समझना। यानी जब इसकी बात कर रहा है क्या, इकोनॉमिक्स और ये देखो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में ये आएगा दोनों में, जिसमें यहाँ पर कितना है मान देखिए, प्यार से समझिए। एक देखो अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो ऑलरेडी 5% यहाँ है और सबको मिलाकर 14 है, तो ये वाला मान कितना आएगा, तो 5 में भाई 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आता है आपको मालूम है, तो 14 में से 5 घटाओगे तो ये होता है 9.14, 9% है। इसको भी हम किसी और कलर से फिल कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा, ये है ठीक है। और ये उम्मीद करता हूँ ये 9 दिख रहा होगा, ऐसे बना देते हैं ताकि आपको दिखे, ये 9% है ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 9 है। अब आगे देखते हैं आगे वाला क्या है, आगे को हम हाईलाइट करते हैं और आगे को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल और इतिहास, भूगोल मतलब क्या, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री कितने परसेंट यहाँ पे है, 21% है। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आओ समझना, कितना प्यार से समझाते हैं, एक एक चीज को मैं हाईलाइट करके समझाता हूँ। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी, ये देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, जिसमें ये क्या 5 ऑलरेडी है हमारे पास और ये टोटल कितना है 21, तो 21 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी ये 16 हो गया ठीक है। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, बस की लास्ट वाला लाइन क्या दिया, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी हुए। इतिहास और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की बात करता है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, जिसको मैं किससे भरूं, इससे फिल कर लेता हूँ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। और इसमें कितने की बात कर रहा है भाई साहब, 18%। तो यहाँ पर देखो कितना है, ये है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये है देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये है हमारे पास 18 है, जिसमें से 5 ऑलरेडी भरा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम फिल क्या कर सकते हैं 13। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाकी हमें ऊपर का बाद में देख लेते हैं, पहले पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या निकलना है। बोला है उन विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कोई इकोनॉमिक्स की बात बोला है। इकोनॉमिक्स कहाँ है भाई साहब, देखना जरा, इकोनॉमिक्स अगर आपको दिख रहा होगा तो दिखाओ इकोनॉमिक्स है कहाँ, कौन सा, ये वाला फिल करे क्या, इकोनॉमिक्स ये बात बोला है, देखो ये हमारे पास इकोनॉमिक्स है ठीक है। तो इसमें ये बोला यही तो, जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो अर्थशास्त्र में स्टार्टिंग में है कितना, तो अर्थशास्त्र में देखो 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी अर्थशास्त्र में कितना हो रहा है 41%, यानी ये बोल सकते हो इकोनॉमिक्स में 41% हुआ और केवल का निकालना है। यानी अगर मान लो यहाँ पे कितना है 9 और 5 कितना होता है 14 और 13 कितना हो गया भाई साहब, 14 और 13, 14 और 13 कितना होता है, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी ये 27 हो गया, टोटल 41 है। तो अब मान लो 41 में से क्या करता हूँ मैं 27 माइनस करता हूँ, तो 27 माइनस करोगे 13, 3 और 11 और 3 14 हो जाएगा, यानी खाली इसकी बात करते हो इसमें 14% होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ देख रहा होगा, और यही हमारा है ऑप्शन नंबर डी। यानी इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स की बात करता है तो 14% केवल आता है, और ये टोटल की बात करता है तो टोटल ऐड करोगे देखो 41% आ जाएगा। अगर बाकी का पूछते तो बाकी कर देते, लेकिन हमें बाकी का नीड ही नहीं क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूछा था। तो ये अच्छा सवाल था, मतलब बोल सकते हो हाँ सवाल में टाइम था, फर्स्ट गो में अगर एग्जाम में आए तो इसको छोड़ देना था। इस लेवल का सवाल था, इसको एक एक चीज पढ़ना था, भरना था, उसके बाद से ये निकालना था। तो बढ़िया सवाल आता है कभी कभी वेन ट्राईग्राम में भी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा टाइम ले लेते हैं एज कंपेरिजन यूजुअल टाइम से। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो क्या करना है भाई साहब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये नहीं कि सिर्फ मजे लेना है, ऐसा नहीं करना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 और 30 एक ही में है तो पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल 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 लगा दिया है तो कोई इशू नहीं है, केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, और 15 व्यक्ति चाय और कॉफी और दूध पीते हैं, यानी कहीं ना कहीं 3 की यहाँ पे बात बोला है, यानी यहाँ पे भी 3 लोग हैं। चलिए तो हम यहाँ पर 3 बनाते हैं, ये पहला हो गया डायग्राम, ये हमारे पास दूसरा डायग्राम, और इसी का हम ले लेंगे भाई साहब, ये हमारे पास तीसरा डायग्राम, यानी हमारे पास 3 डायग्राम हो गए। ठीक है, पहला मान लो हम इसको क्या बोलते हैं,
टी हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉफ़ी और ये हमारे पास होगा मिल्क। ठीक है, जैसे जैसे बोला देखो इसमें केवल की कहीं बात नहीं बोला था, ये बोला था कि इतने इतने विद्यार्थी है इसीलिए हम सब में से घटा रहे थे। अगर केवल बोलेगा तो भाई साहब जितना जितना वैल्यू दिया है वो भर देंगे, बहुत ईजी होता है। पहले इसमें बीच वाला देखते हैं कि तीनों वाला कौन है, यानी जो बीच वाला हमारा ये वाला मान देखूंगा मैं, ये वाला बीच वाला मान देखते हैं कि बीच वाला में कौन है। देखो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 40 पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। देखो 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, यानी तीनों की बात बोला, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15 व्यक्ति, यानी ये हमारा 15 हो गया, बस बात खत्म। अब आप जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख दो। बोला है क्या कि 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, कॉफी है भाई साहब, तो सिर्फ ये 30 व्यक्ति इसका बात बोला है। मैं इसको भी एक कलर से भर देता हूँ, इसको बोला है, यानी 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, ये वाले। यहाँ हमारे कितना हो जाएंगे मान, इसका 30 हो जाएगा, यानी 30 व्यक्ति, ये दिख नहीं रहा होगा, दूसरा लगा देते हैं, व्हाइट चलाते हैं, देखिएगा 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, बात खत्म। उसके बाद से क्या बोला है यहाँ पे, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, यानी 40 व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई साहब, केवल चाय पीते हैं, यानी 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। चाय वाले कहाँ हैं, आइए हाईलाइट करके दिखाते हैं हम, बहुत आसान तरीके से आपको दिखाएंगे। चाय, ये 40 व्यक्ति पी रहे हैं, केवल कितने हैं भाई साहब, 40 व्यक्ति हैं जो चाय पी रहे हैं, यानी ये हमारे पास 40 हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी कहाँ है, कहाँ है 25 व्यक्ति जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी। यहाँ पे चाय और कॉफी यानी कहीं ना कहीं ये हो गया टी और कॉफी, ये वाली बात बोला है, 25 व्यक्ति यानी इसकी मान बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 व्यक्ति जो चाय और कॉफी पीते हैं दोनों। ठीक है, उम्मीद यहाँ पर हम लिख लिए, भर लिए। एक और है जो हमारे पास 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, जो 20 व्यक्ति हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं, केवल चाय और दूध पीते हैं, और वो 20 व्यक्ति कौन है, आइए यहाँ पे फिल करते हैं। 20 व्यक्ति जो चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध यानी टी और मिल्क, ये वाला है जो 20 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, बस हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा निकाल लिए, जैसे जैसे मान था भर दिए, एक एक करके भाई हम एक एक करके क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या। अब आइए पढ़ते हैं, कह रहा है क्या कि चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले संख्याओं के बीच का अंतर, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले संख्याओं का बीच का अंतर। अब देखो यहाँ पे कितना है भाई साहब, टोटल का देखो, सिर्फ देखो कि चाय कितना पीते हैं, खाली चाय की बात करते हैं, पूरा बेसिक से समझता हूँ। जो सिर्फ चाय पीते होंगे, मतलब चाय और कॉफी दोनों मिलते हैं, खाली इसमें जिसमें चाय है, कितना है 40 और 20 60, और 15 और 40 कितना होता है भाई साहब, 15 और 25 40 होता है, तो 60 और 40 कितना हो गया, 100 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, माइनस। अब इसका देखते हैं, जब इसका देखोगे ना, ये वाला देखो, ये कितना है भाई साहब, तो देखो ये 40 और 30 कितना होता है, 70, यानी ये कितना हो गया 70, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो 70 में से 100 घटेगा तो 30 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 30। पूछा क्या था, यही तो पूछा था, चाय पीने वाले या कॉफी पीने वाले संख्याओं का बीच का अंतर, यानी दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना आ गया 30। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो केवल क्या चाय पी रहे हैं 30, और केवल जो चाय पी रहे हैं 40 और कॉफी 30, तो क्या कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ये दोनों बीच का कॉमन है तो नहीं लेंगे, तो ये चाय जो है एक्स्ट्रा पी रहा है 20, तो प्लस में 20 कर देंगे, तो ऐसे भी हमारा 30 आ जाएगा। तो निकालने का तरीका है, इसलिए मैंने पूरा बेसिक्स निकाल दिया कि सारे को एक साथ ऐड कर दिया, फिर सारे को ऐड करके घटा दिया, तो हमारे पास आ गया कि 30 व्यक्ति पीते हैं, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से चीजों को आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। सेम उसी पर सवाल है, बस इसमें हमको पढ़ना है और निकालना है। बोला है केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों जैसे दूध चाय और कॉफी पीने वाले संख्याओं की तुलना में है, कितना है जो केवल कॉफी पीते हैं। अब देखो केवल कॉफी पीते हैं कितना है, जो केवल कॉफी पीते हैं, यानी जो केवल कॉफी पी रहे हैं यहाँ पे कितना है भाई साहब, 30 है। अब उसके बाद से ये बोला है जो तीनों पीते हैं, तो तीनों क्या क्या पीते हैं भाई साहब, देखो अगर मैं तीनों को देखूं तो तीनों क्या क्या पीते हैं, यहाँ पे क्या है 15, ये है जो तीनों पीते हैं। देख लो यहाँ पे देखो, ये मिल्क भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, और सिर्फ कॉफी पीते हैं कितना 30 और 15, तो यही तो पूछा है कि कितना है भाई साहब, उसके तुलना में कितना है। तो पहले क्या था हमारे पास, केवल कॉफी, तो कॉफी 15 है, और जो कॉफी 30 पीते हैं, कॉफी हमारे पास 30 हो गया, और यहाँ पे कितना पी रहे हैं वहाँ पे, केवल कॉफी पीने वाले की तुलना में, उसके बाद से तीनों संख्या में पीने वाले की तुलना में है, यानी कहीं ना कहीं 15 ये है, तो कौन सा है भाई साहब, ये 15 है, ये 30 है, तो कितना अधिक है भाई साहब, 15 अधिक है, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अधिक है। ध्यान रखना उसके तुलना में बात बोला है, यानी ये बोल सकते हो जो कॉफी पी रहा है वो तीनों से पीने वाले में तुलना में कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो तीनों जो है भाई साहब 15 है, और जो सिर्फ कॉफी पी रहा है वो 30 है। तो काफी अच्छा सवाल था, ये लॉजिकल सवाल था, और इस
उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और ये आज का जो होमवर्क है, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है और किससे करना है, तो रेलवे गणित से करना है। वो आपके पास बुक होनी चाहिए, नहीं है तो बुक मंगा लीजिए भाई साहब, क्योंकि आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना 3 क्लासेस परसेंटेज का। अब एक और क्लासेज आने वाली है जो हमारी लास्ट क्लासेज होगी कंप्लीट परसेंटेज का 4th क्लास। और 4th क्लास में इसमें जो हमारे पास और टाइप बचा है उसको कवर करेंगे और बाकी मिसलेनियस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हमने टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिया, तो 3 क्लासेज में मिलाकर हम 90 क्वेश्चन कर लिए और हम 30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 120 क्वेश्चन में हम टोटल अपना क्या करेंगे भाई साहब, परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे। और बुक में हमें जहां तक मालूम है तो 240 के करीब में, शायद कि 230 के करीब में है, यानी 120 मैंने कर दिया तो 120 आपको खुद करना है। तो भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितना सारा बचा हुआ क्वेश्चन है आप खुद करोगे। आपके भाई की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने अपना हाफ जो चीजें था कि मैंने परसेंटेज पूरा हाफ क्वेश्चन में पूरा टाइप वाइज में चीजों को समझा दिया। बाकी नेक्स्ट आपको खुद करना है। बाकी इसका जो जो भी हमारा हैंड रिटेन नोट्स है ये एआर पब्लिकेशन पे मिल जाएगा। अब जब मैं चौथा क्लास कंप्लीट करा दूंगा ना, तो जो 120 क्वेश्चन है वो टोटल का हमें एक के बाद एक समरी लगा के आपको मैं प्रिंटेबल पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है भाई, जो 120 मैंने क्वेश्चन कराया उसको उसमें स्मार्ट पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन भी लगवा देंगे कि जो वीडियो का लिंक पर क्लिक करके आप सॉल्यूशन भी देख लेंगे, तो वो सारी चीजें करा देंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो भाई साहब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है, क्योंकि जब तक घंटी नहीं दबाइएगा भाई साहब नोटिफिकेशन आएगा नहीं और आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप लेट हो जाएंगे। तो सबसे प्रायोरिटी काम है भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हर जगह शेयर करो भाई, क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो जाता है। पहले वीडियो पे इतने सारे व्यूज आते हैं, दूसरे पर डाउन होते जाते हैं। बाकी मेहनत तो हमारा तो फुल जोश में ही रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो भाई 2-4 जो भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और कंप्लीट मैं 75 क्लासेस करा के भाई साहब कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं कि इस बार बीच में छोड़ूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।